इसके शुरू शुरू में लिखा भी होगा लिटरेरी पीरियड्स एंड मूवमेंट्स। लिटरेरी पीरियड्स एंड मूवमेंट्स। अब ये लगभग लगभग अगर आप टॉपिक्स गिनोगे, एक बार आप टॉपिक्स गिनना, सिलेबस है आप लोगों के पास जो हमेशा होना भी चाहिए, एक बार गिनो उस इन टॉपिक्स में कितने टॉपिक्स हैं आपके, काउंट करो एक बार आप लोग। सिलेबस याद होना चाहिए आपको वैसे तो। लिटरेरी पीरियड्स में रेनेसेंस, रेनेसेंस के बाद आपके उसमें जकोबियन एज, मेटाफिजिकल पोएट्स, नियोक्लासिकल, रोमांटिक, रोमांटिसिज्म। रोमांटिक एज अलग है, रोमांटिसिज्म अलग है मूवमेंट में, ठीक है ना। फिर मॉडर्न एज, मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्न एज, पोस्ट मॉडर्निज्म। इस पोस्ट मॉडर्न एक ही बात हो दोनों। और इसके अलावा फिर आगे हम बात करें प्री रेफलाइट, एस्थेटिक, नहीं एस्थेटिक नहीं, आपके वो एग्जिस्टेंशलिज्म, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस होगा, एक के नीचे ग्रेड सेकंड में है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। मूवमेंट में देखो, मूवमेंट में होगा, है ना। और गोथिक, गोथिक है। और क्या भूल रहा हूं मैं, रियलिज्म, रियलिज्म है, वो बता दिया मैंने। तो लगभग लगभग 16 के आसपास ये आपके टॉपिक है, 16-17 टॉपिक हो रहे हैं, है मतलब कुछ एक दो उसमें है, एक दो आपके नहीं है, तो टोटल 16 टॉपिक्स हैं। तो ये जो नोट्स हैं ये उन 16 टॉपिक्स के हैं, समझ रहे हैं आप लोग। तो ये बहुत ज्यादा, और इसमें देखो हर टॉपिक के बाद, अगर आपने देखा हो घर जाके जिनके पास है, हर टॉपिक के बाद क्वेश्चन आंसर्स भी हैं टॉपिक वाइज। तो एक ये फायदा भी हो गया कि आपके साथ साथ में क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। बड़ा टॉपिक है, तो बीच में जब विक्टोरियन एज आएगी ना तब मूवमेंट्स के बारे में बात करेंगे कि अधिकतर मूवमेंट्स उस समय चले थे। कुछ ऐसे है जैसे रोमांटिक एज भी है, सुनना इस पहले सिलेबस समझो आप लोग। आपके सिलेबस में रोमांटिक एज भी है, और रोमांटिक एज के साथ में रोमांटिसिज्म जो मूवमेंट है वो भी है। अगर आपके सिलेबस में मॉडर्न एज है तो मॉडर्निज्म भी है ना। तो ये कुछ चीजें कॉमन है। गोथिक जो लोग शुरू से आ रहे हैं, अभी मैंने जब आपको लिटरेरी टर्म्स और फॉर्म्स पढ़ा रहा था तो मैंने गोथिक वहां पढ़ा दिया आपको, तो वो आपको इस नोट्स में नहीं मिलेगा। जो पिछले नोट्स थे ना अपने गोथिक्स के, वो उसमें आपको मैंने दिए थे। और जो लोग लेट आए हैं, जो कल आए हैं, परसों आए हैं, उन सबको भी पढ़ाया जाएगा। जब तक उनको पहले पढ़ना हो तो आप अपने ऐप पे जाके पढ़ सकते हैं, ऐप पे डाल रखिए, वरना जब कभी क्लास होंगी, अभी तो और स्टूडेंट्स भी आएंगे उनको पढ़ना पड़ेगा, तब उसमें पढ़ा दिया जाएगा। तो अभी जो बिल्कुल 2-4 दिन में आए हैं वो अपने टॉपिक की शुरुआत यहाँ से मान सकते हैं कि हमने यहाँ से शुरू किया है, ठीक है ना। तो जो लिटरेरी पीरियड्स है, ये क्या होता है, लिटरेचर के हिस्ट्री को, इसको आप हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर भी कह सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर, कई जगह ये हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर के नाम से जाना जाता है, यूजीसी नेट्स वगैरह के जो एग्जाम होते हैं। अब लिटरेचर का जो इतिहास है, यहां हम पढ़ने वाले इंग्लैंड के लिटरेचर का, ब्रिटिश लिटरेचर, ब्रिटिश भी नहीं, इंग्लिश लिटरेचर। हम यहाँ बात करेंगे इंग्लिश लिटरेचर की, इंडियन लिटरेचर की नहीं, या और कोई जो स्कॉटलैंड, आयरलैंड वहां के नहीं। केवल और केवल हमारा कॉन्सेंट्रेशन रहेगा कहाँ पे, इंग्लिश लिटरेचर। आपके सिलेबस में भी वही है। अब हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत जो होती है ना, अगर इसकी हम शुरुआत माने, कार्ड्स जिनके हैं वो एक बार कार्ड लेके आगे आ जाओ, अपने यहीं आगे आ जाओ, ये यहीं लिख देगा और देता रहेगा आपको। अच्छा, जो इंग्लिश के ओम, अरे बात है नहीं, बात नहीं, बोलो मत, आपस मत बोलो, व्यवस्था बिगड़ जाएगी। सुनो, नया बनो बन जाएगा वो। अब सुनो, ओम, ओम, जो बच्चे केवल इंग्लिश के हैं उनके पास कार्ड है इस तरह का, ये वाला कार्ड उनके पास भी है, ये बन जाएगा उससे वो, है। ये चाहिए केवल, है ना। हाँ भाई, जिनके पास कार्ड नहीं हो ये ले आओ, इंग्लिश वाले स्टूडेंट, इसमें दे देंगे आपको। जो रिसीट है वो रिसीट ले आओ। एक साथ ऐसे इकट्ठे मत हो, लाइन में लग जाओ, लाइन में लग जाओ, लाइन में। विकास, नितेश, बड़े इनके पीछे जाओ, इनके पीछे जाओ इनके, बड़ा आप पीछे आ जाओ इनके।
पीछे आ जाओ उनके। अच्छा, हाँ भाई, जब तक हम लोग थोड़े एक बात कर लेते हैं, समय खराब नहीं होगा। एक दो स्टूडेंट ऐसे हैं जो चाहते हैं कि सुबह का टाइम हो जाए इनका। कितने लोग हैं जो सुबह आ ही नहीं सकते? आ ही नहीं सकते। इनमें से कितने लोग हैं जिनका कोचिंग चल रहा है सुबह? एक स्टूडेंट जिनका कोचिंग चल रहा है सुबह, सुबह कोचिंग चल रहा है, फिर तो कैसा आएगा सुबह स्टूडेंट में? केवल एक है, सिद्धि। बाकी सब अपनी और कुछ वजह से नहीं आ सकते हैं। मैंने कल परसों फिर नहीं, अरे आपसे मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कितने लोग आ सकते हैं, कितने नहीं आ सकते, कोई जेन्युइन प्रॉब्लम हो। वो जो क्लास के बाद नहीं बतानी, अभी बतानी। एक बार और कुछ बच्चे 2-3 दिन से मुझे कह रहे हैं कि सर टाइम चेंज हो सकता है क्या, तो वो पॉसिबिलिटीज पे हम बात कर लेते हैं। तो सिद्धि, आप टाइम की वजह से नहीं आ सकती सुबह, और कोई जो इस कोचिंग का समय चल रहा है इस वजह से नहीं आ सकते हो? नहीं, ये मेरे हाथ में नहीं है ना, ये सब आप लोगों की सहमति से हो सकता है। तो केवल एक बच्चा है जो सुबह आने में उसको दिक्कत है, मतलब ऑफिशियली वैसे। अच्छा, किसी और को जेन्युइन प्रॉब्लम, जैसे दीपेश आप हाथ खड़ा कर रहे थे, ये मत बोलना कि मैं उठता लेट हूँ, सोता लेट हूँ, वो नहीं। सुबह सर्दी ज्यादा लगती है, उसके अलावा कोई जेन्युइन प्रॉब्लम? इतने जेन्युइन है? अच्छा है। आप, कितना किलोमीटर पड़ता है आपका लगभग ऐसे? 17 या 70? 17। मेरा घर यहाँ से 23 किलोमीटर दूर है। आप बाइक से आते होंगे। सुबह 5 बजे भी क्लास होती थी, मैं पहुंचता था यहाँ। वो इच्छा की बात है, ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। हाँ, और किसी के साथ कोई जेन्युइन प्रॉब्लम हो सुबह आने में? किसी के नहीं है? और सुबह मतलब 10 बजे, 10 से 12? नोट्स खत्म हो गए तेरे पास? तो लिख तो दिया इसके ऊपर, बाहर रखे हैं। ये कार्ड अपने पास रखना। क्या रीजन बता? बता, रीजन बता दे। मैं नहीं कर रहा, टाइम नहीं कर रहा सुबह का, मैं पूछ रहा हूँ केवल। बना ले यार दोस्त, मैं तो चाह रहा हूँ बन जाए। वो कुछ जाता सुबह। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ हिमांशु, क्या हुआ? कहाँ पे रह गया? उसकी फोटो मंगवा ले, तुम दिखा दे। नहीं, पापा को फोन कर दे, भी भेज देंगे। नहीं, वो तो लिखवा ला, विकास जी से लिखवा ला, ये दिखा दे उनको। अरे उनके बोलने से क्या होगा, उनको पता ही नहीं व्यवस्था। उनको, आपका कार्ड मिल गया ना आपको, आपको तो बस हो गया बस। मिलने में कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाएगा, सबको मिलेगा। सुनो, एक, एक बैठा बताता हूँ आपको मैं। हाँ, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं टाइम नहीं चेंज कर रहा, मैं केवल पूछ रहा हूँ। भाई एक दो स्टूडेंट, अच्छा कितने स्टूडेंट्स हैं जो शाम को नहीं आ सकते? इनका टाइम टेबल भी शाम को रखा था। वो अगर नहीं आ सकते तो कोचिंग के प्रति आप कुछ कह नहीं सकते। आपका टाइम 4 से 6 पता था आपको, आप नहीं आ सकते, तो अब आपकी प्रॉब्लम है। हाँ, सुबह नहीं आ सकते तो कोचिंग जिम्मेदार है उसके लिए। तो कितने लोग हैं जो सुबह उनको बहुत दिक्कत, मतलब शाम को दिक्कत हो रही है? दिक्कत हो रही शाम को आने में? तेरे को सुबह भी दिक्कत हो रही है, शाम को भी दिक्कत हो रही है?
शाम को दिक्कत आती है आने में तेरे को? 6 बजे बाद दिखता नहीं है, या कुछ और रीजन है? हैं? सुबह दूर से आते इसलिए नहीं आ सकते, शाम को दूर से इसलिए जा नहीं सकते? कुल मिलाकर के जो बैच चल रहा है वही टाइम चलने दो। कोई नया बैच कभी शुरू होगा तो वो सुबह शुरू होगा। सुनो सिद्धि जी, आपस में बात मत करो बेटा। टाइम जो है 4 से 6 का समय था ये शुरू से ही इंस्टीट्यूट की तरफ से, ये टाइम वही रहेगा। अब नहीं कर सकते हम लोग इसमें समय चेंज, क्योंकि अधिकतर बच्चों को दिक्कत है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि भाई आप चाहो अगर तो एक टाइम इसको और बढ़ाया जा सकता है ना? वो हम बात कर सकते हैं भाई, इसको 1 घंटा, आधा घंटा। अब वो टाइम बढ़ाने में किसी को दिक्कत है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो फिर 4 से 6 चल रहा है, चलने दो। आपस में सब सहमति कर लेना, अगर बढ़वाना हो तो बढ़वा लेना, ठीक है ना? वरना 4 से चल रहा है, उसको चलने दीजिए। हाँ, सुनो बेटा, नहीं हो पाएगा तो उसे फीस वापस ले ले, उनसे तो फीस वापस ले ले। उनको बोल कि सर आपने शाम का टाइम है, सुबह कराओ, मैं तो पढ़ा दूंगा, फायदा है मेरे को तो। हाँ, तो उनको बोलो कि सर हमारा टाइम सुबह करवाओ। अब उनसे बोलो आप, सहमति क्लास में हो गई तो नहीं हो पा रहा, अब उनसे बोलो कि सुबह का टाइम नहीं हो पा रहा हमारा और हमें बैच चलवाओ। तो अगर बैच चलवाएंगे 10 से 12 तो एक नया बैच शुरू कर देंगे। उसमें जो बच्चे सुबह आना चाहते हैं सुबह आ जाएंगे, उसमें शुरू से शुरू कर देंगे अपन, ये काम कर देंगे। ग्रामर शुरू शुरू हो जाएगी उसके अंदर, ठीक है ना? वो एक नया बैच बना देंगे सुबह 10 से 12। तो उनको ये बोल दो कि एक हमारा नया बैच चाहिए सुबह से, या फिर यहीं से लिटरेचर शुरू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को तो। वो जैसा चाहेंगे वो एक बार बात कर लेना आप लोग, है ना? कि हमारा टाइम सुबह, या मैं बात कर लूँगा क्लास के बाद, एक बार मुझे याद दिला देना कि अगर सुबह का बैच हो सकता है क्या, एक और नया बैच बन जाए। तो फिर जिन लोगों को सुबह आना हो सुबह भी आ जाएं, शाम को आना हो शाम को आ जाए, वो बात हो जाएगी। चलो भाई, अभी वो उनके ऊपर डिपेंड करेगा। हाँ भाई, अब देखो, आप इसको अब पढ़ना शुरू करते हैं। बहुत लंबा बड़ा टॉपिक है ये, 15 दिन लेगा, 10 दिन लेगा, 20 दिन लेगा, या आपके और हम पे डिपेंड करता है किस तरह से आप पढ़ना चाहोगे इस टॉपिक को। हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर की अगर हम बात करें तो ये पहले हम एक मोटा मोटा एक आइडिया बता देता हूँ, वो आपको जरूर याद करना है, जो इसका पहला पेज है। आप जब भी पढ़ेंगे इस नोट्स को, आप मेरी बात ध्यान सुनते जाइए। आप हमेशा इसकी शुरुआत पहले पेज से करेंगे और वहीं से पढ़ना। 10 पेज हो गए तो पहले से शुरू करना है, 50 हो गए तो भी पहले शुरू करना है, वो आपको याद हो जाना चाहिए। अब इसका जो पीरियड है किस तरह से बांटा गया है, पीरियड्स मतलब लिटरेचर की सुविधा के हिसाब से, कई बार राइटर के हिसाब से, जो बड़े राइटर्स हुए, कई बार कोई बड़ी घटना के हिसाब से, और जनरली कई बार किसी राजा और रानी के हिसाब से इन्होंने इस समय को डिवाइड किया। जैसे पहला जो डिवाइडेशन माना जाता है, इसका डिवीजन माना जाता है, वो माना जाता है एंग्लो सेक्शन, या फिर द ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, द ओल्ड इंग्लिश पीरियड, या एंग्लो सेक्शन पीरियड। जो 412 दे रखा है, क्या दे रखा है, 5 से 1066, ये पहला दौर है, 4052 1066। ये एक बड़ी घटना हुई थी इस एज में, समझना आप लोग उस चीज को। इस एज, आप अगर नोट्स देख रहे हैं तो फिर नोट्स देखते रहो, फिर मैं आपको समझाऊंगा, आप इधर को देखने की जरूरत नहीं, आप वहां देखते रहो, फिर मैं आपकी तरफ ना देखूं, मैं इधर देखता रहूं। नोट्स बंद कर दीजिए, फिर मैं नोट से भी पढ़ाऊंगा आप लोगों को। एक बार यहाँ पढ़ लीजिए, फिर नोट से पढ़ लेंगे। अधिकतर चीज हम नोट से पढ़ेंगे, इतना सारा हम लोग ऐसे पढ़ भी नहीं सकते बोर्ड पे, बहुत सारी चीजें हैं। ये जो पीरियड है 405 से 1066 था, इस पीरियड में ये ओल्ड इंग्लिश है, मतलब तब तक इंग्लिश नहीं आई थी। ये जो आज इंग्लिश हम जानते हैं, बोलते हैं, ये इंग्लिश तब पैदा नहीं हुई थी। वो पैदा हुई 1362 में, 1362 में। तो यहां तक वो इंग्लिश थी नहीं। एंग्लो मीन्स अंग्रेज, और सेक्शन मीन्स जो जर्मन की एक ट्राइब थी। तो जो जर्मन्स लोग थे, ये 5th सेंचुरी में और 6th सेंचुरी में, यानी कि ये हुई 5th सेंचुरी, 400 के कुछ आगे चलते ही सेंचुरी कौन सी आ जाती है, 5th सेंचुरी आ जाती है। तो 5th सेंचुरी और 6th सेंचुरी में क्या हुआ,
जर्मन लोगों ने अटैक किया इंग्लैंड के ऊपर, और उनकी बहुत सारी जगह इन्होंने ले ली, और बहुत सारे मतलब ऐसे आते रहते थे आक्रमणकारी अटैकर्स। जैसे आपने वाइकिंग्स देखी हो, उसमें बहुत सारे अटैक्स, बार बार इंग्लैंड आते हैं, बार बार अटैक करते हैं उनके ऊपर, है ना। और ये कुछ जर्मन लोग बड़े खतरनाक थे। गॉथिक, गॉथिक भी सुना होगा आपने, वो भी यहीं की ट्राइब थी। ये अटैक करते थे और एक अलग लैंग्वेज मिक्स हुई, और उस समय एक लिटरेचर लिखा गया मिक्स, जो यूरोप मतलब पड़ोसी देश ही हैं जर्मनी और इंग्लैंड। तो वो एक दौर है। अभी पुरानी इंग्लिश है, ये हमें समझ में भी नहीं आएगी, इसलिए इसे हमारे लिटरेचर में नहीं रखा जाता। इनमें से ज़्यादा कुछ पढ़ा भी नहीं आता, ना कुछ ज़्यादा पूछा जाता है यहाँ से। फिर उसके बाद एक मिडिल इंग्लिश पीरियड आता है, जो आप ये मान लीजिए 166 से 1500 तक ये दौर है, जिसमें एक 14 सेंचुरी का लिटरेचर और एक 15 सेंचुरी का लिटरेचर। 14 सेंचुरी का लिटरेचर थोड़ा बहुत यहाँ शुरुआत होती है, जहाँ जोफ्रे चौसर आया और उसने कैंटरबरी टेल्स लिखी। और इसी एज में 1362 में 1362 में इंग्लिश लैंग्वेज ऑफिशियली इंग्लैंड में स्वीकार कर ली गई, जो लैटिन और ग्रीक भाषा से बनी हुई थी। और उसमें काफ़ी सारे शब्द ग्रीक लैंग्वेज से हैं, काफ़ी सारे वर्ड्स उसके अंदर लैटिन रोमन लैंग्वेज से, इटालियन लैंग्वेज से हैं, और एक नई भाषा इन्होंने बनाई। और 1362 में इसको ऑफिशियली इंग्लिश को एक्सेप्ट कर लिया गया, और ये आम लोगों की बोलचाल भाषा बन गई। और चौसर ने उसी वर्नाक्यूलर लैंग्वेज में लिखना शुरू किया। हालांकि उस समय इंग्लैंड का लिटरेचर इतना रिच नहीं था, तो ये कॉपी करता था फ्रांस के लिटरेचर से, ये कॉपी करता था इटालियन लिटरेचर से, लैटिन लिटरेचर से, है ना, उनसे कॉपी करता था। इसलिए इसको प्लेजरिस्ट भी कहते हैं, कि साहित्य चोरी करता था, प्लेजरिस्ट कहा जाता है। इसने इंग्लिश में लिखा था द कैंटरबरी टेल्स, जो इसकी सबसे अच्छी एक मतलब हमारा एक बड़ा एक लिटरेचर हुआ था। और शुरुआत अगर आप पढ़ने की शुरू करते हैं लिटरेचर, तो कैंटरबरी टेल से किया जाता है। जोफ्रे चौसर, जिसे फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है, जॉन ड्राइडन और इन लोगों ने इसको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा। इन्हें जो है मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसेंस भी कहा जाता है, क्योंकि आपके सिलेबस में ये नहीं है, ये दोनों पीरियड आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस की शुरुआत होती है रेनेसेंस पीरियड से। तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसेंस किसे कहा जाता है, तो आप बोलेंगे जोफ्रे चौसर। फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर किसे कहा जाता है, जोफ्रे चौसर को, जो मैंने बोल्ड लेटर्स में आपको नोट्स में दे रखा है। 1362 में इंग्लिश बनी, और इसी समय कुछ और घटनाएं हुई। 14 सेंचुरी की बात करें अगर हम लोग, तो यहाँ एक लोलार्ड्स मूवमेंट चला। एक इतिहासकार थे, एक बड़े वो थे, बड़े स्कॉलर थे, जॉन विक्लिफ, जिन्होंने पहली बार बाइबल भी लिखी थी। जॉन विक्लिफ, वो इस 14th एज में ही थे, 14th सेंचुरी में ही थे, जॉन विक्लिफ। और इन्होंने धार्मिक सुधार करने की कोशिश की, जो बाद में बहुत अच्छे से काम किया मार्टिन लूथर ने, जो आप इतिहास में पढ़ते होंगे मार्टिन लूथर का नाम। बट समाज सुधार, रिफॉर्मेशन का जो काम शुरू किया है, वो शुरुआत की है किसने, जॉन विक्लिफ ने। इसे मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहा जाता है, मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन। और चौसरो क्या कहा जाता है, मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसेंस, जिसको लोग रेनेसा बोलते हैं, दैट इज एक्चुअली रेनेसेंस। तो रेनेसेंस का जो मॉर्निंग स्टार है वो किसे कहा जाता है, जोफ्रे चौसर को। रिफॉर्मेशन का किसे कहा जाता है। और इसी एज में एक कोई किसानों की रिवोल्यूशन भी हुई। रिचार्ड सेकंड राजा थे उस समय, उन्होंने कुछ टैक्स बढ़ा दिए इंग्लैंड की जनता के ऊपर, तो किसानों ने उनके खिलाफ एक आंदोलन कर दिया, जिसे पीजेंट रिवॉल्यूशन कहा जाता है। और उसके दो तीन बड़े कुछ नेता थे, उनके नाम आप याद रख सकते हैं। वो घटना इस समय होती है। जॉन विक्लिफ ने बाइबल लिखी, तो वो काम हो सकता है। और जोफ्रे चौसर, जोफ्रे चौसर ने जो है उसने हेरोइक कपलेट शुरू किया, ध्यान हो तो आप लोगों को है। ये मैं दे दूंगा थोड़ी देर, आप चले जाओ, मैं दे दूंगा, अब कल ले लेंगे। और कोई थोड़ी बचा है आप में से जिनके पास कागज नोट्स लाए हो आप?
नहीं मतलब आईडिया है आपके पास अपना, जो एडमिशन लिया आपने इंग्लिश का, वो दे दो, ये एक और बनवा देगा। बाई पोस्ट मत भेजना, ऐसे हाथ ही दे दो। एडमिशन के लिए कुछ है तो दे दो। और कोई थोड़ी बचा है आप में सब। ठीक है, आप कल ले लेना, कल नहीं लाए आप उनसे बात कर लेना, वो दे देंगे आपको। आप एक काम करो, 2-3 करवा देना इनको ना, ये अगर कुछ और है ना, और 2-3 और करवा दो, बल्कि 5 और करवा दो आप, है ना। जेनविन है, इनको अपन दे देंगे, स्टूडेंट हैं। बट एक बार आप कुछ भी प्रूफ दिखा देना थोड़ा सा इनको, तो बस फिर तो हो जाएगा ना, उसमें क्या दिक्कत है। इंग्लिश। हाँ, जो भी आपके पास हो दे जेन्युइनली, मतलब ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसका एडमिशन और नोट्स नहीं मिलेंगे आपको। इम्पेशेंट कभी नहीं होना चाहिए। कल आप में से कुछ एक दो लोग इम्पेशेंट हो गए थे और वहां पहुंच गए थे, मेरे पास फोन आता है उनका। और ये बात बिल्कुल सही नहीं लगती। जब क्लास में मैंने बोल दिया, एक हमारा एक डिसिप्लिन है अच्छा सा, कि जब मैं आपके लिए कर रहा हूँ काम, और ये व्यवस्था बिगड़े ना इसलिए किया गया था, इतने बड़े नोट्स हैं, ये दो ना जाएं, कम ना पड़ जाएं। एक बार हुआ रीट के अंदर ऐसे, हमारे जो मेथड्स के नोट्स थे पूरे, वो 150 स्टूडेंट थे और 150 4 बार कॉपी करवाई, तब तक बटे नहीं थे वो। ये हुआ है उस बैच में, क्यों बड़ा बैच था, अब वो मैं उनको जानता भी नहीं सबको नाम से। तो इसलिए फिर उस दिन ये प्रण लिया कि भाई ऐसी को जो कोई मोटा कोई चीज़ ऐसी दी जाए, तो उसमें स्पेशली ध्यान रखा जाए कि वो सब बच्चों को मिल भी जाए, और जेनुइनली ऐसा कुछ गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। फीस दे दी, वो आप अधीर हो जाते हो आप, कि हमने पैसा दे दिया, हमने खरीद लिया सबको, अभी सुनेंगे हमारी। कुछ नहीं होता, पैसा वैसा ये सब मोह माया है। मैं से बता रहा हूँ, ये बहुत छोटा घमंड है। हम पैसे वालों को देखा ही नहीं कितने पैसे वाले लोग होते हैं। हम बहुत जल्दी इम्पेशेंट हो जाते हैं, मैं भी हो जाता हूँ, हम सब हो जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए हम लोगों को। लेकिन चलो, तो हम बात कर रहे थे 1362 में इंग्लिश आ गई और ये सब काम हुए। एक बड़ा नाम आप याद रखेंगे, कैंटरबरी टेल्स, जिसमें 24 शॉर्ट स्टोरीज है। 24। मैंने आपको कुछ दिनों पहले बताया था कि जोफ्रे चौसर और उसके साथ में कुछ और उसके पिलग्रिम्स, यानी कि तीर्थयात्री, वो एक तीर्थ यात्रा पे जाते हैं। कोई सेंट बैकेट की कोई श्राइन थी, दरगाह, सेंट बैकेट, उनके वहां उनको जाना था। वो जा रहे थे, रास्ते में एक कोई एक इन आती है, टबार्ड इन करके कुछ इन आती है, धर्मशाला, वहां वो रुकते हैं। और वहां के जो मालिक थे वो उनको ऑफर करते हैं खाना, खाना खिलाते हैं और उनको बोलते हैं, यार तुम सब साहित्यकार हो, 30 जने हो, 2 कहानियां जाते समय सुनाना तुम्हारे में से हर कोई, और उसको लिखना, और 2 कहानियां आते समय। इतना लंबा सफर है, जाते आते कहानियां सुनाते रहना, आते समय कहानी सुना देना। तो 30, 2 जाते 2 आते, 4-4 कहानी सुनाएंगे। टोटल 120 स्टोरीज उनको सुनानी थी। यानी कि जोफ्रे चौसर को कैंटरबरी टेल्स में 120 स्टोरीज लिखनी थी, लेकिन इतनी ज्यादा कहानी वो नहीं लिख पाया। और केवल कहा जाता है कि उसने 24 कहानियां लिखी, 24। 23 पिलग्रिम्स ने 24 कहानियां, 7 ने लिखी ही नहीं। 30 में से 23, जिसमें से 2 कहानियां जोफ्रे चौसर की हैं। तो ऐसे टोटल कितनी कहानियां हो गई इसमें? 24। तो ये हमारे इंग्लिश लिटरेचर का, चूंकि हम इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा सबसे पहला जो एक अच्छा पढ़ा जाने लायक, जो आज के लोग भी पढ़ सकते हैं, वो है कैंटरबरी टेल्स, जो हेरोइक कपलेट्स में लिखा हुआ है, 2-2 लाइन का वर्स में लिखा हुआ है। ये इस एज में हुआ 14 और 15 सेंचुरी जब आई ना, इससे पहले क्या है, बड़े बड़े वॉर शुरू हो गए। एक तो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में द वॉर ऑफ रोज शुरू हो गया, जो लगभग लगभग 100 साल तक चला। अब इन 100 साल के दौरान जब लड़ाई ही होती रही राजा महाराजाओं की, तो जब राजा महाराजा लड़ेंगे तो उनके 2 साथी भी लड़ेंगे जो बड़े बड़े विद्वान हैं। उन्होंने लड़ाइयां लड़ी, कई खत्म हो गए, मर गए, या फिर शांति भी नहीं थी, तो कुछ लिखा ही नहीं जा रहा था। क्योंकि जब लड़ाइयां होती है तो कोई कैसे लिखेगा, है ना। और कुछ पैदा हुए तो मर गए, कुछ पैदा भी नहीं हुए इतने अच्छे अच्छे लोग, विद्वान लोग। क्योंकि कोई अगर पैदा होता है अच्छा, तो उसका टैलेंट छुपे बिना नहीं रहता है। एक तरह से ये पूरा आप कह सकते हैं, ये ब्लैक था, ये पूरा एक आप कह सकते हैं सूखा था इस एज में, 15 सेंचुरी में।
बहुत अच्छा लिटरेचर नहीं लिखा गया। फिर इस समय एक प्लेग और फैल गया इसी उसमें, इससे पहले वाली जो एज थी ना ये वाली, प्लेग फैल गया, तो जो उस समय पैदा हुआ 1/3 पॉपुलेशन, जैसे भी कोरोना है ना, कुछ इस तरह का मान लीजिए 1/3 पॉपुलेशन, इंग्लिश 1/3 पॉपुलेशन लगभग लगभग इंग्लैंड की प्लेग से खत्म हो गई। कितनी पॉपुलेशन? जैसे अभी जो कोरोना हुआ इसमें कितने लोग खत्म हुए, तो 1/3 तो खत्म नहीं हुए, लेकिन सोचो 1/3 लोग खत्म हो जाए तो उसमें काफी सारे विद्वान भी खत्म हो जाएंगे, शिक्षक भी खत्म हो जाएंगे, स्टूडेंट भी, प्रोफेसर, साइंटिस्ट सब खत्म हो सकते हैं, इवन डॉक्टर्स भी मरे थे अभी। तो 1/3 पॉपुलेशन खत्म हो गई। इसके अलावा एक 100 ईयर्स का वॉर चल रहा था फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, दो फैमिलीज थी उनके बीच में लड़ाई चल रही थी, और कुछ बहुत अच्छे टैलेंटेड लोग पैदा भी नहीं हुए। तो एक तरह से इसको हम कहते हैं बैरन एज, इट प्रूव्ड अ बैरन एज, ये एक बंजर एज बनी लिटरेचर के हिसाब से, बहुत अच्छा लिटरेचर नहीं लिखा गया, है ना। फिर उसके बाद जब 16th सेंचुरी शुरू होती है, मतलब 17th सेंचुरी, ये तो 15 कुछ हो गया तो 16 हो गई ना, तो फिर उसके बाद 1501 से लेके 1557-58 तक प्री रेनेसेंस पीरियड, प्री एलिजाबेथन पीरियड आया, वो सब एज आती है। लेकिन ये चूंकि छोटी है तो मैंने इसको अब यहीं पढ़ा दिया आपको ना, ये पुराना है और ये अपने सिलेबस में नहीं है। इसके बाद अपना सिलेबस का काम शुरू होता है जो लिटरेचर में तीसरा, रिनेसेंस। ये दे दिया आपके रिनेसेंस पीरियड, द रिनेसेंस पीरियड। रेनेसांस का एक बार ग्रेड सेकंड में, क्योंकि ग्रेड फर्स्ट में तो पहली बार जोड़ा गया है, ग्रेड सेकंड में क्वेश्चन आ चुका है बहुत सिंपल सा, कि रेनेसांस का मतलब क्या है। तो रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लिटरेचर, जो पुराना लिटरेचर था उसका पुनर्जन्म, ये रेनेसांस हुआ। लोगों में पुराने लिटरेचर के प्रति प्यार बढ़ने लगा, लोग पढ़ने लगे ग्रीक लिटरेचर को, लोग पढ़ने लगे लैटिन लिटरेचर को, है ना, बकाचियो और होमर, और इनको लोग पढ़ने लगे हैं। और इतिहासकार अच्छे अच्छे, मतलब यूनिवर्सिटी में लोग पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी विट्स आया उस दौरान, एक यूनिवर्सिटी विट्स जिनमें बड़े बड़े विद्वान हुए, टॉमस नैश, क्रिस्टोफर मार्लो, टॉमस किड, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स हुए जिन्होंने इतिहास पढ़ा और समझा, और जिनसे बाद में शेक्सपियर ने इंस्पिरेशन ली। ये एज अलग थी, मतलब ये इंग्लिश लिटरेचर के कहते जितने भी बड़े बड़े विद्वान थे ना, नाम उसके बाद भी हुए हैं, बट पता नहीं क्या दौर चला, इस शताब्दी में कोई पैदा नहीं हुआ, और ऐसे लग रहा है सारे रुके थे यहाँ पैदा होने के लिए, इस एज में आने के लिए। विलियम शेक्सपियर यहाँ हुआ, जॉन मिल्टन यहाँ हुआ, फ्रांसिस बेकन जिसने ऑफ ट्रूथ ऑफ स्टडीज लिखा है, माय गुडनेस क्या गजब का लिखता है वो आदमी, वो यहाँ हुआ। क्रिस्टोफर मार्लो, बैन जॉनसन, अपना ये स्पेंसर, एडमंड स्पेंसर, यहाँ उसका दोस्त फिलिप सिडनी, एक से बढ़कर एक मेटाफिजिकल पोएट्स, जॉन डन, जॉन डन, ये एंड्रयू मार्वल टू हिज कॉय स्ट्रेस, ये सब इस एज में पैदा होते हैं, रेनेसांस पीरियड। एक दौर होता है हर चीज का, यहाँ वो दौर चला, रेनेसांस पीरियड आया, जो बहुत बड़ा आप पीरियड कह सकते हैं, 1500 से लेके 1660। इसको आप सब डिवाइड कर सकते हो अलग अलग पीरियड्स में। जैसे आप कह सकते हैं कि सबसे पहले प्री एलिजाबेथन पीरियड, ये फर्स्ट पेज में सारी इंफॉर्मेशन दी है आपको मैंने ना, और ये पेज आप हमेशा याद करेंगे, और आपको खुद को भी लग रहा होगा कि यार एज अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश हमें ये चीज़ तो पता ही होनी चाहिए थी, और हम कई दिनों से पढ़ भी रहे हैं तो कुछ कुछ आप सुनते रहते हैं। अब इसको आप अच्छे से क्रम से याद करेंगे तो मजा भी आएगा आपको पढ़ने में। प्री एलिजाबेथन पीरियड जो है, एलिजाबेथन एज जब आई ना उससे पहले का है, यानी कि 1500 से 1557 या 58 तक मान सकते हैं। फिर एलिजाबेथन, एलिजाबेथ क्वीन जो थी वो उन्होंने एसेनेशन पे आ गई, वो थ्रोन उनका हो गया, और एक दौर चला एलिजाबेथन पीरियड, एलिजाबेथन एज, जब रानी बनी एलिजाबेथ। ये 1558 में रानी बनी थी, और 1603 1603 तक ये क्वीन रही। तो
उस दौरान पूरा जो पीरियड है वो क्या कहलाता है? एलिजाबेथन पीरियड। इसमें आपके एलिजाबेथन में सब आ गए फिर ये, है ना। हालांकि इसमें जॉन मिल्टन नहीं था, उसको एक छोड़ दें अगर, वो थोड़ा सा लेट हुआ, वरना ये सारे के सारे एलिजाबेथन एज में पैदा हुए, है ना। इवन बस आप ये मान लो, केवल किसको छोड़ सकते हैं आप? जॉन मिल्टन, वो 1608 में पैदा होता है, इसके बाद पैदा होता है। बाकी सारे जो बड़े मैं नाम ले रहा था वो यहीं पैदा होते हैं, मतलब यहीं उन्होंने काम किया है, पैदा हुए हैं। फिर जब एलिजाबेथन एज खत्म होती है तो फिर जकोबियन एज आती है। जकोबियन एज, ये मेटाफिजिकल पोएट्री का बहुत ज्यादा काम हुआ। इवन हमारे विलियम शेक्सपियर ने भी अपने अधिकतर जो बड़े इसके जो ड्रामास थे वो यहीं लिखे थे। जो बेकन थे उसके काफी सारे एसेज इसी एज में आए हैं। तो जकोबियन एज और एलिजाबेथन एज अलग अलग करना थोड़ा मुश्किल होता है। इन्होंने अच्छा काम कर दिया लिटरेचर में, जब पिछली बार सिलेबस चेंज किया, इन्होंने इसको रेनेसांस पीरियड दे दिया नाम, है ना। वरना ये मिक्स ही है आपस में। भाई कोई पैदा हो रहा है तो 80 साल जिएगा तो वो अगले पीरियड में भी तो लिखेगा वो, तो पूरा रेनेसांस मिला के आप कर सकते हैं इसको याद। जकोबियन एज, या इसको जेम्स फर्स्ट एज भी कहते हैं। जेम्स फर्स्ट राजा हुए थे उस समय, और 1603 से 1625 ये एज होती है। इसमें मेटाफिजिकल पोएट आते हैं, बहुत अच्छा काम विलियम शेक्सपियर ने भी यही किए हैं, बेकन ने यही किए हैं, और जॉन डन ने भी अधिकतर काम यही किए हैं। फिर इसके बाद कैरोलाइन एज, कौन सी लाइन आती है? कैरोलाइन एज। कैरोलाइन एज, या इसको हम लोग चार्ल्स फर्स्ट एज भी कहते हैं। ये 1625 से 1649 तक है। ये छोटी छोटी एज है, 1625 से 1649। फिर इसी के अंदर एक और आती है फिर पुरिटिन एज, जहां जॉन मिल्टन लिखता है, या कॉमनवेल्थ पीरियड, कॉमनवेल्थ इंट्रिग्नम। ये आपकी 1649 से 1660। अब देखो 1660 खत्म हो गया ना यहाँ पे, ये डिवाइडेशन हो गए इसके। इस एज में कॉमनवेल्थ पीरियड का भी मैंने जिक्र किया हो क्लास में। जो चार्ल्स फर्स्ट राजा थे ना, ये थोड़े से मतलब ऐसे टायरेंट थे, थोड़े निरंकुश थे, और कई टैक्सेस इन्होंने इम्पोज कर दिए वहाँ की गवर्नमेंट ने, और इस राजा ने विधान, वो जो वहाँ की पार्लियामेंट थी उसको भंग कर दिया। तो लोगों ने इनका विद्रोह करना शुरू कर दिया, जिसमें सबसे बड़ा नाम था, अगर हम देखें तो ओलिवर क्रॉमवेल, वो और उसके साथ में कुछ लोग और भी थे। और जॉन मिल्टन ने उसको सपोर्ट किया, एंड्रयू मार्वल ने इसको सपोर्ट किया, और एक क्रांति कर दी। सिविल वॉर शुरू हुआ वहाँ पे इंग्लैंड के अंदर 1642 में। वो सिविल वॉर 16 मतलब 30s 40s के आसपास शुरू हो गया था। 42 में बहुत बड़ा सिविल वॉर हुआ, और चार्ल्स फर्स्ट को भागना पड़ा इंग्लैंड छोड़ के। वो फ्रांस चला गया, उसका बेटा चार्ल्स सेकंड साथ चला गया, और वहाँ वो कुछ समय तक रहे। बाद में ये इधर ये भाग गए, इनको भगा दिया गया था जो अपने थे ओलिवर क्रॉमवेल और ये सब लोग। ये बाद में सेना इकट्ठी करके लाता है आयरलैंड से, जिसके ऊपर एक आपने एक ओड पढ़ा होगा, हरेशन ओड था, जो एंड्रयू मार्वल लिखता है रिटर्निंग फ्रॉम आयरलैंड, ओलिवर क्रॉमवेल के ऊपर एक बड़ा अच्छा सा वो लिखता है। तो हाँ, कुछ इसी तरह की कॉफ़ी की ज़रूरत थी। इसमें आपका प्यार होता है, क्या होता है इतना अच्छा, कैसे लगते हैं? मैं कई बार घर से पी के नहीं आता, यहाँ आने की सोचता हूँ, यहाँ पीऊँ इसके हाथ की। इस बात पे मेरी बीवी भी नाराज है कि तुम तो एक काम करो, गोविंद से ही शादी कर लो। हाँ, और गोविंद है भी कुंवारा अभी तक। इसका भी भला हो जाएगा बेचारे का। लेकिन मैं इस टाइप का हूँ नहीं, नहीं तो होता तो कर लेता शायद। मैं हूँ, कौन है? सचिन है क्या?
है? इस बार कोई और बोला क्या? करे तो है। नहीं, शर्मा मत, बता दे बेटा, खुल के बताना चाहिए। हम खुले विचारों के लोग हैं? चलो कोई बात नहीं, बाद में ऐसी बातें पर्सनली भी कर सकते हैं, मेरे से कोई दिक्कत नहीं, है ना। हाँ जी। तो हम बात कर रहे थे पुरेटिन एज। ये अपना आपको एज और नाम, और बाद में क्या धीरे धीरे पढ़ेंगे ना, तो इनके सारे राइटर्स, उनकी इंपॉर्टेंट राइटिंग्स, ये आपको याद रखनी है सब चीजें। पुरेटिन एज में हाँ मैं बता रहा था कि वो उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, और फिर वो चार्ल्स फर्स्ट चला गया, और कॉम वो आ गया वापस, ओलिवर क्रॉमवेल, अपनी सेना बना ली उसने, और सारी प्रॉपर्टी और सब राजपाट उन्होंने ले लिया। चार्ल्स फर्स्ट को बुलाया गया, उनके ऊपर केस चलाया गया, और 1649 में इनको जेल डाला गया, केस चला, फिर इनको फांसी लगा दी गई। ही वॉज हैंग्ड, और कहते हैं बी हेडेड, हैंग्ड था कि गला काट दिया गया था, तो कुछ होता शायद हैंग्ड मान लीजिए आप। फिर ये ओलिवर क्रोमवेल वहाँ का बाद में 1655 के आसपास वहाँ का लॉर्ड प्रोटेक्टर बना, कुछ समय तो वैसे राज किया इसने। और जॉन मिल्टन को इनका सेक्रेटरी बनाया गया था, जो इनके लिए भाषण लिखता था और कई चीजें लिखता था, है ना वो। और तभी वो जॉन मिल्टन कहता है कि मैंने कई साल अपने राजनीति में खराब कर दिए। और आपको ध्यान है सोनेट्स में पॉलिटिक्स कौन लेकर आया था? जॉन मिल्टन। रिलीजन कौन लेकर आया था? जॉन डन। ये बातें याद रहती है तो मजा आता है इन चीजों में, सब पढ़ चुके हैं हम लोग एक बार। एक मिनट। ठीक है, तो फिर ये एज आती है 1649 से, और फिर बाद में ओलिवर क्रॉमवेल की 1658 1658 में उसकी डेथ हो गई। और जब उसकी डेथ हो गई तो उसका बेटा था रिचार्ड क्रॉमवेल। रिचार्ड क्रॉमवेल, उसको शासन दिया गया, बट ही वॉज नॉट सो टैलेंटेड एज हिज फादर, तो वो नहीं संभाल पाया परिस्थितियां, तो कमजोर पड़ गया अब शासन। उधर जो चार्ल्स फर्स्ट का बेटा फ्रांस भागा हुआ था अपने बाप के साथ, उसने तो कुछ गलत किया नहीं था, बाप ने किया था, बाप को मार दिया गया। अब लेकिन वो बड़ा हो चुका था, उसको बदला लेना था, बाप का, दादा का, सबका बदला लेना था। अब वो वापस आ गया, और उसने रिचार्ड क्रोमवेल को हटा दिया, और खुद क्या बन गया वो? राजा बन गया। तो फिर किंगशिप वापस आ गई। कॉमनवेल्थ जो पीरियड था वो क्या हो गया? खत्म हो गया, और किंगशिप वापस आ गई। उसको हम बोलते हैं द रिस्टोरेशन एज। और इसके बाद वैसे जो पीरियड आता है उसका बड़ा नाम देंगे हम लोग, न्यो क्लासिकल एज। कई बार जिक्र करता हूं, अब ये याद करना है आपको अच्छे से, मतलब मजा आ जाएगा। ये पेज याद कर लोगे ना तो आपको लगेगा कि हमारा आधा काम तो ऐसे ही होगा, इस एक पेज में पूरा काम हो गया ये, मान लो आप। 1660 से 17, अब इसके दो माने जाते हैं, 85 भी हो सकता है और 1798 भी हो सकता है। ऑफिशियली वैसे देखो यही माना जाता है, पर 1785 में कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि रोमांटिक एज की शुरुआत हो गई थी। लोग उकता चुके थे, बोर हो गए थे, फेडअप हो गए थे, किससे? न्यो क्लासिक। न्यो क्लासिकल एज क्या थी दोस्तों? इसमें दो तीन बातें आपको जो मेन रूप से याद रखनी है वो ये है कि एक तो जो पुराना लिटरेचर था, क्लासिकल पुराना साहित्य, उसको लोग पढ़ने में इंटरेस्ट होने लगे। कुछ घटनाएं हुई थी, जो तुर्क लोग थे, मुस्लिम, जो तुर्किस्तान के जो लोग थे, उन्होंने रोम पर अटैक कर दिया, और उनके जो लिटरेचर थे पुराने ग्रीक और ये सब, उनके ऊपर खतरा आ गया। तो ये लोग अपना लिटरेचर लेके भागे, और ये पहले इटली गए, फ्लोरेंस में और इन जगह, फिर इंग्लैंड आ गए कुछ लोग भाग के, मेन जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होती हैं, प्रतिलिपियां, उनको ले लेके भागे। और उनको लगा कि यार ये तो मुस्लिम लोग हमारा पूरा साहित्य ही खत्म कर देंगे। तो लोगों में वापस एक साहित्य को पढ़ने की लगन लगी, और इंग्लैंड में वो साहित्य पुराना आ गया, तो इन्होंने पढ़ना शुरू किया। और उसको, वो तो ग्रीक में था, वो तो लैटिन में था, इन्होंने इंग्लिश में लिखना शुरू किया। तो क्लासिकल को नए तरीके से, इसलिए नाम क्या पड़ गया? नियो क्लासिकल। अच्छा, नियो क्लासिकल में फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है? शाबाश बेटा, ऑक्सीमोरॉन। कौन सा है? दो ऑपोजिट वर्ड को साथ में रखना क्या कहलाता है? ऑक्सीमोरॉन। और दो ऑपोजिट
कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट को साथ रखना पैरेलल स्ट्रक्चर में, एंटीथेसिस। कितना जल्दी गलत जवाब देते हैं आप। एंटीथेसिस, दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट को साथ में रखना पैरेलल स्ट्रक्चर में, एंटीथेसिस। पैराडॉक्स क्या होता है? एक ही स्टेटमेंट हो, दो स्टेटमेंट नहीं होते। ए सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी। क्यों भूल जाते हो आप लोग? पढ़ते नहीं हो इसलिए भूल जाते हो। पढ़ो, बार बार पढ़ो, कोई बात नहीं। अब मैं इसको ज्यादा नहीं समझाऊंगा इस चीज को। हम तो न्यू क्लासिकल पे वापस आते हैं। तो यहाँ हम पढ़ रहे थे कि न्यू क्लासिकल एज में पुराना जो क्लासिकल लिटरेचर था वो वापस रिवाइव होने लगा, रेनेसेंस की तरह। और जो कॉमनवेल्थ पीरियड में इनमें थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी। ये जो लोग थे ना, जो ओलिवर क्रॉमवेल था, जॉन मिल्टन, ये पुरिटिन थे। पुरिटिन क्या होता है? ये धर्म को मानने वाले कट्टर लोग थे, बाइबल को फॉलो करते थे। इनके लिए राजा कुछ नहीं, इससे पहले राजा इंपॉर्टेंट हो गया था। आप इतिहास में पढ़ेंगे, ये जो एलिजाबेथ के जो फादर थे ना, वो बहुत कट्टर थे। वो कई शादियां करने के लिए बदनाम थे वो। और ऐसे कोई शादी करना चाहते थे, छठी या सातवीं को शादी करना चाहते थे, पता नहीं आठवीं, तो पोप ने, जो पोप थे ना, रोम का जो पोप था, उनको मानते थे पहले लोग। उनका नाम था हेनरी कुछ, सिक्स या पता नहीं कुछ थे वो, मुझे एग्जैक्टली एट थे या सिक्स थे। तो उनको मना कर दिया पोप ने कि यार तुम तो रोजाना काम हो गया, तलाक देना शादी करना, तलाक देना शादी करना। ही डिनाइड। उसने कहा तुम राजा को मना कर रहे हो, सोच लो। उसने क्या कहा कि हम तुम्हें मानेंगे ही नहीं अब। हम अपना इंग्लैंड का, कोई गर्दन नीचे कर रखा है क्या? अच्छा, एक ही आदमी कर रखा है, एक ही नमाज पढ़ने वाला हमारे यहाँ पे। हाँ जी, क्या बात कर रहे थे हम लोग? वो कहे तो हम तो अपना ही चर्च जो है, अब हमें हाजिरी देने के लिए, आपने पढ़ा होगा लिटरेचर इसमें, इतिहास में, हाजिरी देने के लिए राजा को वेटिकन सिटी जाने की जरूरत नहीं है। हम हमारा खुद का इंग्लैंड को ही बड़ा मानेंगे, जिसको एंग्लिकन चर्च कहते थे। एंग्लिकन चर्च, यानी कि हमें रोम के चर्च को सबसे बड़ा मानने की जरूरत नहीं है, हमारा इंग्लैंड का चर्च बड़ा, और उसका प्रभारी मैं खुद रहूंगा, वो राजा बोलता है। अब मेरे पास धर्म का भी है, और संसद भी मेरे अंडर में, और कार्यपालिका एग्जीक्यूशन भी मेरे अंडर में। तो ऐसे हुआ था। उसी की बेटी थी एलिजाबेथ, उसी राजा की बेटी थी। तो खैर, वो बिल्कुल, ये जो पुरिटिन थे ना, इस एज में क्या हुआ, मतलब लिटरेचर बहुत फला बड़ा, और इमेजिनेशन और प्यार मोहब्बत, इनकी बातें होने लगी, नाटक लिखे जाने लगे। जो विलियम शेक्सपियर थे, ये नाटक लिखते थे, और उस एज में बहुत अच्छे अच्छे ड्रामास, जिनको आप प्ले भी कहते हैं, वो लिखे जाने लगे। थिएटर बन गए, लोग शाम को थिएटर में शो देखने जाते थे, जब सिनेमा हॉल बन गए। लोगों में एक बड़ा, मतलब एक चकाचौंध वाली जिंदगी लोग जीने लगे, साहित्य में मस्त रहने लगे, धर्म को भूलने लगे। इस बात से ओलिवर क्रॉमवेल, जॉन मिल्टन चिढ़ते थे। उससे पहले वो ये आ गए, जकोबियन एज वाले, जो मेटाफिजिकल पोएम्स लिखते थे। उनके लिए सेक्स की बातें करना और सब बातें करना बहुत नॉर्मल थी। कैरोलाइन एज, जो राजा था चार्ल्स फर्स्ट, कैरोलाइन एज में ये शौकीन था, और उस समय के लोग केवल इसकी खुशी के लिए ही लिखते थे। तो धर्म भ्रष्ट हो गया था, साहित्य और खासकर अमोरस लिटरेचर वो आगे बढ़ रहा था। तो इन्होंने कहा कि नहीं यार, इन्होंने आते ही पहले क्या किया, थिएटर बंद कर दिए। थिएटर बंद, नाटक लिखना बंद, उस पर सेंसरशिप लगा दी कि पहले एक समिति है, कमेटी, उसको बताओगे कि इसमें कोई ऐसा कंटेंट तो नहीं है जिससे समाज हमारा भ्रष्ट हो जाएगा। है ना, सेंसर बोर्ड होता है, जैसे अपने फिल्मों में भी होता है वो चीज। तो फिर सब कुछ बंद हो गया, लिखना जाना बंद हो गया। केवल जॉन मिल्टन लिखता था, और वो भी धर्म को फैला रहा था। अब देखना, पैराडाइज लॉस्ट लिखी उसने, ऑन इज ब्लाइंडनेस लिखी। उन सब में क्या कह रहा है वो, भगवान ही सब कुछ है। ऑन इज ब्लाइंड लास्ट में कहता है कि भगवान ने अंधा कर दिया ना मुझे अगर, तो भैया वही अब जो चाहेगा करेंगे, अब अपने हाथ में कुछ भी नहीं है, वो आदेश देगा जो कर लेंगे अपन। धर्म पर बिल्कुल अडिग हो गए लोग बाग। खैर, जब फिर ये चला गया एज,
और फिर नियो क्लासिकल एज आई, तो इसका जो पहला पीरियड आया 1660 से 1700, 40 साल। राजा वापस आ गया चार्ल्स सेकंड, उसने रिचार्ड क्रॉमवेल को हटा दिया, वो राजा बन गया, और उसने वापस थिएटर खोल दिए, वापस वो लाइफ शुरू कर दी, थिएटर वापस डेवलप होने लगे। और उस समय एक बहुत बड़ा पोएट हुआ जॉन ड्राइडन, जॉन, जिसने एलेक्जेंडर फीस्ट लिखी है जो ग्रेड फर्स्ट में है, और उसने ही सिसिलियाज वो सॉन्ग वो लिखा जो ग्रेड सेकंड में है। जॉन ड्राइडन के बारे में खास बात पता है आपको, कोई चीज है अगर थोड़ा लिटरेचर जानते हो तो? यस, ही वॉज अपॉइंटेड द फर्स्ट पोएट लॉरिएट, पहला फर्स्ट लॉरिएट बनाया गया। चार्ल्स सेकंड ने उसे कहा कि तुम सबसे अच्छे लगते हो मुझे इनमें से लिखने में, बुद्धिमान हो, और तुम्हें राष्ट्र कवि बनाया जाता है। और जॉन ड्राइडन के बारे में कहा जाता है कि वो दल बदलू थे, वो अपने विचारों को बदलते थे। पहले वो पुरेटिन के साथ में थे, धर्म के साथ में थे, डेमोक्रेसी की बात करते थे, कॉमनवेल्थ की बात करते थे। जैसे राजा आया उसने अपने विचार, राजा ही सब कुछ है साहब, काहे का कॉमनवेल्थ, बेकार है, बकवास। और वो पहले जो वापस कैथोलिक को, इनको पुरेटिन को मानने लग गया था, अब पुरेटिन से वापस एंग्लिकन हो गया वो। उसने अपने धर्म की भी बदल ली चीजें और डेमोक्रेसी से उस पर आ गया। वो कहते हैं अपॉर्चुनिस्ट था, अवसरवादी था, वो प्रैक्टिकल बंदा था, और शायद इसी वजह से क्या बनाया गया उसको, पोएट लॉरेट बनाया गया। इनाम तो देना ही पड़ेगा, ये तो होता है, जो राजा की बात करेगा उसको इनाम मिलेगा, जो राजा की बात नहीं करेगा उसको नहीं मिलेगा इनाम। जैसे बीजेपी वाले क्या करते हैं, जो उनको अच्छा लगता है, जो उनको पसंद है, वो उसी को इनाम देंगे, उसी को चुनेंगे। पहले जब कांग्रेस थी तो वो अपने लोगों को चुनती थी, अब ये तो हर राजनीति में, हर राजा के अंदर ये होता है हमेशा। तो इस ये बन गया। और इसने, आपको ध्यान है वो लिखी थी, एक बहुत बड़ा सटायर लिखा था जॉन ड्राइडन ने, है थॉमस, कौन सा लिखा था वो पूछ रहा हूँ। एक तो मैक फ्लैक्नो लिखी थी, और एक उससे पहले अकी वो एब्सलम एंड अकीटाफेल। और आपको ध्यान है जॉन ड्राइडन को फादर ऑफ सटायरिस्ट भी कहा जाता है। दौर चला, जानबूझ के चला, आवश्यकता थी। चार्ल्स सेकंड के फादर के खिलाफ जिन जिन लोगों ने रिवॉल्यूशन किया था, उस विचारधारा के लोगों को ये सबक सिखाना चाहते थे, उनकी मजाक उड़ाना चाहते थे, उनके खिलाफ कुछ लिखना चाहते थे। तो इन्होंने क्या लिखा उसके लिए, सटायर लिखे। क्योंकि ये क्लासिकल एज को वापस कॉपी कर रहे थे, तो जैसे चौसर और ये सब पहले लिखते थे हेरोइक कपलेट्स में, हेरोइक कपलेट्स वापस आ गए और एक पूरा दौर चला, है ना। तो जॉन ड्राइडन की एज भी कहा जाता है, इसको रिस्टोरेशन एज भी कहा जाता है। 1700 के बाद 1700 से 1745 के आसपास फिर एलेक्जेंडर पोप का राज चला, तो एज ऑफ एलेक्जेंडर पोप कही जाती है, एज ऑफ पोप। और वो लिटरेचर में बहुत अच्छा, परफेक्ट लिखा जा रहा था, जैसे लैटिन रोमन राजा ऑगस्टस के टाइम लिखा जाता था, इसलिए इसको ऑगस्टियन एज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑगस्टियन एज। 1745 तक चली, 1700 से 1745। फिर 1745 से लेकर 1700 आप 98 तक मान लीजिए, या 1785 तक मान लीजिए, ये एक दौर चलता है जो एज ऑफ सेंसिबिलिटी कही जाती है, समझदारी वाली एज, बुद्धि वाली एज, तर्क वितर्क वाली एज। उस समय इंग्लिश की डिक्शनरी लिखी गई, बहुत सारे बायोग्राफीज लिखी गई। अब थोड़ा सा प्रोज शुरू हो रहा है धीरे धीरे। और इस समय एज में आया डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, जिसने प्रीफेस टू शेक्सपियर लिखा था, ध्यान हो तो, पूरा शेक्सपियर जितने वर्क्स थे उनको सबको उसने क्रिटिसाइज किया। उसने एक डिक्शनरी लिख दी, उसने पूरे इंग्लिश लिटरेचर के जो लोग थे और भी शुरू से लेकर अब तक के, उन सब की बायोग्राफी लिख दी। इतना मतलब ऐतिहासिक काम उस आदमी ने किया। डिक्शनरी, पहली डिक्शनरी क्या कही जाती है कि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने लिखी। वो काम सब इस एज में हो रहा है, और ये एज है एज नियो क्लासिकल एज।
इसमें दो तीन बातें बता रहा था आपको मैं कि यहाँ एज में क्या हुआ कि नियम, रूल्स को बहुत फोकस किया जा रहा था। हमें बिल्कुल वैसा लिखना है जैसे कि पुराने जो लिटरेचर के लोग लिखते थे, होमर, वर्जिल, ईसॉप, उन सबको कॉपी किया इन लोगों ने, ट्रांसलेट किया। कॉपी मीन्स ट्रांसलेट किया। जो ड्राइडन है वो भी ट्रांसलेट कर रहा है, एलेक्जेंडर पोप भी ट्रांसलेट कर रहा है उनकी कहानियों को। उन कहानियों के किरदार ले रहे हैं, उनके बारे में लिख रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग लिख रहे हैं। लेकिन इनके लिए लैंग्वेज आर्टिफिशियल हो गई, इनके लिए स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट हो गया, इनके लिए फॉर्म इंपॉर्टेंट हो गया। मेरी बातें सुन तो रहे हो ना आप लोग? मैं पूरा एक साथ पूरा फ्लैशबैक, और फिर इनको हम लोग कई दिनों तक पढ़ेंगे बाद में। ये सब चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। तो फिर जो न्यू क्लासिकल एज चल रही थी, तो उसके अंदर के रूल्स इंपॉर्टेंट हो गए। और राजा के लोग थे, राजा का असर था उनके ऊपर, कोई लड़ाई झगड़े हो नहीं रहे थे, अब क्रांति खत्म हो चुकी थी, सिविल वॉर खत्म हो चुका था। एक नई कल्चर डेवलप होने लगी अब इंग्लैंड के अंदर, शहरों की कल्चर। कॉफी हाउस, लोग कॉफी हाउस जाते हैं, कॉफी पीते हैं, ऑर्डर करते हैं, बैठे रहते हैं, सारे साहित्यिक लोग सिगरेट पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और एक स्टैंडर्ड चीज लिख रहे हैं, एक दूसरे को बता रहे हैं। कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, कोई सटायर कर रहा है, लेकिन उम्दा स्तर का लिख रहे हैं, सोच समझ के लिख रहे हैं। हर कोई रूल और स्टैंडर्ड के हिसाब से लिख रहा है। ये खास बात है किसकी? न्यो क्लासिकल एज की। अब जब नियमों की बात होने लगी, कठिन भाषा की बात होने लगी, स्ट्रक्चर की बात होने लगी, आम आदमी को ये चीजें समझ में नहीं आती थी। राजा महाराजाओं तक तो सीमित थी, पढ़े लिखे लोगों को अच्छी लग रही थी, आम आदमी को मजा नहीं आ रहा था, कॉमन पीपल की बात नहीं हो रही थी। और इस एज में अब थोड़ा सा वो ह्यूमनिज्म आने लगा धीरे धीरे। लोगों को शहर बढ़ गए, पॉल्यूशन बढ़ गया, सिटी हो गया, बड़े बड़े शहर, गांव खत्म हो रहे थे। तो लोगों को वापस अपने गांव की याद आने लगी, अपने लोगों की याद आने लगी, खेत खलिहानों की याद आने लगी, नेचर, बर्ड्स। तो फिर लोग शहर से दूर भागने लगे। और फिर प्री रोमांटिक एज, कौन सी एज आने लगी? मतलब थोड़ा सा एक ट्रांजिशनल पीरियड था ये, कि यार हमें स्टैंडर्ड भी लिखना है, लेकिन अब फेड अप भी हो चुके हैं। तो फिर 1798 में एक बहुत बड़ा वर्क आता है जिससे रोमांटिक एज शुरू होती है। कौन कौन बताएगा 1798 में क्या लिखा गया था जिसे रोमांटिक एज की ऑफिशियल उसको बुक कहा जाता है? कौन कौन हाथ खड़ा कर रहा है? कोई आप बात कर रही हैं, और कोई नया बंदा हाथ खड़ा नहीं करता। मोहित आपके साथ में है, ये नेहा, मोहित और दीपक, और थोड़ा ब्रह्मा आप भी, और एक सलोनी। ये पांच मैं नाम ले रहा हूँ। कुछ दो चार पांच लोग और बढ़ो इसके अंदर, 10-12 लोग, और 10-12 को देख के बाकी सब लोग भी, माहौल अच्छा बनेगा। फिर जिम्मेदारियां लो आप अपने ऊपर की, सर हमें भी पढ़ना है जवाब देने। बताओ ब्रह्मा, बैठ बैठ। शाबाश। विलियम वर्ड्सवर्थ, एस टी कॉलरिज ने एक बुक लिखी मिलके दोनों ने, और उसका नाम था लिरिकल बैलेट्स। 1798 में पब्लिश होती है, जिसमें 23 वर्क्स थे, 19 विलियम वर्ड्सवर्थ के और 4 एस टी कॉलरिज के। पहली शुरुआत जो पोयम थी वो एंशिएंट मैरिनर थी, जो एस टी कॉलरिज ने लिखी थी। और लास्ट वाली, वो जो ग्रेड फर्स्ट में आपके है, टिंटन एबे, लाइन्स रिटर्न अबाउट टिंटन एबे, वो है। बिल्कुल तौर तरीके ही बदल दिए लिखने के, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज, आम बोलचाल की भाषा, जो मन में आए वो लिख दिया। सरल भाषा, सिंपल, ल्यूसिड, नियो क्लासिकल, स्टैंडर्ड नहीं। कोई अगर आपको कोई फॉर्म स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, सिंपल लोगों की बात कर रहे हैं। उसने लिखी सॉलिटरी रीपर। बड़ा अचंभा हो लोगों को, कह रहे गांव की सीधी सादी लड़की, दूर गांव की ढाणी की, जो खेत में फसल काट रही है, उसको आपने हीरोइन बना दिया उस कविता का। उससे पहले न्यू क्लासिकल राजा महाराजाओं की बातें होती थी। जो विलियम शेक्सपियर थे वो भी राजा महाराजाओं की बात करते थे।
अब किसकी बात कर रहे हो? एक फसल काटने वाली की, वो हीरोइन है उसमें, जो बहुत अच्छा गीत गा रही है। उसमें लोग बातचीत कर रहे हैं डेफोडिल्स फ्लावर की, फूल के ऊपर, फूल डांस कर रहा है। इमेजिनेशन, हाई इमेजिनेशन, लोग खो रहे हैं इमेजिनेशन में, क्योंकि लोग परेशान हैं शहर से, पोल्यूशन से, पॉपुलेशन से, अर्बनाइजेशन से। देखो जमाने के हिसाब से लिटरेचर बदलता जा रहा है। रोमांटिक एज मतलब रोमांटिसिज्म, इमेजिनेशन, रोमांटिज्म मतलब फैंसी, इमेजिनेशन, ख्वाबों में खो रहे हो आप। एस टी कॉलरिज ख्वाबों में खो करके भूत प्रेत की बात कर रहा है, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स आ रहे हैं। जॉन कीट्स बात कर रहा है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। वो ब्यूटी की तरफ जा रहा है, वो ग्रीक लिटरेचर की तरफ, ग्रीक लिटरेचर की तरफ जा रहा है। उसको लोग बोल रहे हैं ये तो ये तो भाई ग्रीक बॉर्न है, ऐसा लगता है। पी बी शैली, उसी समय एक घटना हुई 1789 में, 1789 इतिहास में याद रखी जाती किस चीज के लिए? फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो बात करती है मानवता की, जो बात करती है इक्वलिटी की, जो बात करती है लिबर्टी की, जो बात करती है फ्रेटर्निटी की, समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व, भाईचारा। भाईचारा होना चाहिए, समान होने चाहिए सब, कोई राजा महाराजा सब भूल जाओ, अब सब बराबर कर दो। ये बहुत पहले आ गया लोकतंत्र वहां पे तो, इंग्लैंड में। हमारे यहाँ अब जाके आए, और 70-75 साल हो गए, अभी भी लोग परेशान हो रहे हैं, जाति सूचक शब्दों से एक दूसरे को बोलते हैं। हमारे यहाँ अभी भी चीज चल रही है। वो यूजीसी नियम बनाने पड़ रहा है यूजीसी के चक्कर में, कि तुम अब जाति से नहीं बोल सकते किसी को। कॉलेज में भी नियम लगा रहे हैं वो। जनरल वाले कह रहे हैं यार ये तो हमें केस में फंसा देंगे बार बार, ये तुम्हारा दोस्त है तो बोलेंगे हम अपने हिसाब से, और ये केस कर देगा हमारे फिर। तो वो विरोध कर रहे हैं अभी। मैं आज पढ़ा, चक्कर क्या है यूजीसी, मैंने पढ़ा यार ये तो मामला तो है तो गड़बड़ी, ये तो भाई साहब दोस्तों में लड़ाई लड़वाएंगे। जाति आपने तो बोल ही देते हैं आपस में, और चौधरी साहब क्या हालचाल है? अच्छा मेरे को चौधरी बोला, मैं केस करूंगा। हालांकि चौधरी केस नहीं कर सकते शायद, वो ऐसे एसटी वाले कर सकते हैं केवल, कर सकते हो उस वाले भी। ओ माय गॉड, बेचारे जनरल वाले कहाँ जाएंगे वो तो, हम तो गए हैं? हाँ। लेकिन ये गलत है, ये वास्तव में गलत है। मैं हमारे यहाँ देखता हूँ ऊपर वो कंप्यूटर पे काम करता है, 2 ओबीसी वाले हैं, एक एससी वाला है, तो उसको चिढ़ाते रहते हो। और भीमराव अंबेडकर, हाँ, और चंद्रशेखर, हाँ, तो वो मतलब उनकी चलती रहती है। मगर यार तुम कभी करते करते रहो, बड़ा मुद्दा मत बना देना इसको तुम लोग। बट आपस में लोग कर लेते हैं ठीक है, लेकिन ये बड़े लेवल चले तो दिक्कत हो ही जाए फिर तो भाई साहब। अच्छा फिर वो उसको कहते हैं कि तू भी तो ओबीसी है। फिर मेरे से पूछता लड़का हो कि सर आप बताओ जाति का वर्णन किस प्रकार से था। मैं कहा भाई देख, एक तो ब्राह्मण थे, एक क्षत्रिय थे, एक वैश्य थे, और बाकी सारे शूद्र थे, यानी कि ओबीसी वाले शूद्र में आएंगे। मगर यार देखो आएंगे तो उसी में देखा जाए तो फिर हम तो बराबर हो गए। हाँ, फिर ये मुझे क्यों चिढ़ाते हैं? हाँ, मैं कहा भैया अब ये तो देखो अब जो है सो है, अब ये तो ठीक है। तो ये चीज़ अब खत्म अभी तक नहीं है हमारे देश में, देखो आप, ये चीज़ अभी तक मौजूद है, लोग गांव में आज भी बात करते हैं। धन्यवाद। खैर, तो हम बात कर रहे थे किसकी? नियो क्लासिकल एज की। इसमें एक पहला पार्ट तो क्या हो गया दोस्तों? द रिस्टोरेशन एज। रिस्टोरेशन एज क्यों कहते हैं भाई इसको? राजा का शासन वापस, किंगशिप वापस आ गई, रिस्टोर हो गई। क्या कह रहे हैं? राज सत्ता, मोनार्की वापस आ गई, किंगशिप वापस आ गई, रिस्टोर हो गई वो, तो रिस्टोरेशन एज बोला गया। और इसमें सबसे बड़ा कवि कौन था? ड्राइडन, जिसको पहला क्या बनाया गया था? पोएट लॉरेट। तो ये एज रही। फिर उसके बाद दूसरी एज मैंने बताई आपको, ऑगस्टन एज, जिसको एज ऑफ पोप भी कहते हैं। पोप मतलब पादरी नहीं है, एलेक्जेंडर पोप है, जिसकी कल कुछ लाइन पढ़ रहे थे, मैं ध्यान हो तो। ये बहुत अच्छा कवि रहा है अपने यहाँ,
इसका कोई भी वर्क नहीं दिया इन्होंने, बट मुझे लग रहा है 5-7 साल बाद चेंज करेंगे तो शायद इसका वर्क भी दे देंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगले 5 साल जो मैंने अपना प्लान बनाया खुद ने, कि मैं इसका जो रेप ऑफ द लॉक है और इसके जो एसेज ऑन क्रिटिसिज्म है, जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, वो कभी ना कभी कोर्स चेंज होंगे तो आ सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा वो है। इस बार इसका कोई भी वर्क आपके सिलेबस में नहीं है, बट वैसे अलग से है, जो सटायर में पढ़ा होगा आपने इसको, और इसमें तो अलग से पूरा इसका एक पेज आपको मिलेगा जब हम पढ़ेंगे। ये 45 तक रहा। फिर देखिए ऑगस्टन एज के बाद एज ऑफ सेंसिबिलिटी, द एज ऑफ सेंसिबिलिटी, और द एज ऑफ जॉनसन। जॉनसन कौन है यहाँ पे? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, जो 1745 से 1785 भी मान सकते हैं और 1798 मान सकते हैं। 1798 की डेट याद रखना आप लोग। उस समय लिरिकल बैलेड लिखा गया था। क्या लिखा गया था? जो एक बिल्कुल अलग कविता थी, और लिरिकल बैलेड की लोगों ने बुराइयां भी की। उस समय कुछ पीरियडिकल्स छपने लगे थे, क्रिटिसिज्म आ गया था। तो एक ब्लैकवुड मैगजीन थी, उस ब्लैकवुड मैगजीन में इनके लिए कहा गया कि यार ये तो लेक पोएट्स है, ये तो नदी झील किनारे रहने वाले गांव के लोग हैं, ये तो इनको आता ही नहीं है, तो ये बड़ा कहाँ से लिखेंगे, तो गांव के लोग हैं, गांव जैसा लिख दिया इन लोगों ने। ऐसी इनकी बुराई की, लेक पोएट्स बोल के इनकी बुराइयां की। फिर इसने 1802 में 4 साल बाद जवाब दिया। इसने वर्क लिखा, द प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड, और उसमें इन्होंने एक परिभाषा दी कि पोएट्री क्या है। इसने कहा कि जो पोएम्स है वो क्या होती, मतलब इन्होंने बताया, समझाया कि ये एक ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स है, ओवरफ्लो ऑफ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, जो नेचुरल रूप से आपके दिमाग में अपने आप आती है, ओवरफ्लो होती है। आपने कोई चीज देखी, समझी, और आपके दिमाग में विचार आ गए और आपने उसको लिख दिया, पर तुरंत नहीं लिखते हैं। ये कहता है कि जो पोयम है, ध्यान दो, जो पोयम है वो स्पॉन्टेनियस मतलब नेचुरल ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स होती है, विच इज रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। इसका जो ओरिजिनेशन होता है, फिर आपने कोई, जैसे ये अपनी बहन डोरोथी में बहुत घूमता फिरता था, इन दोनों की बहुत अच्छी बनती थी। तो सॉलिटरी रीपर भी इन्होंने वैसे लिखी थी, टिंटन एबे भी इन्होंने वैसे लिखी थी, डैफोडिल्स भी इन्होंने ऐसे ही लिखी थी, है ना। तो ये जब डैफोडिल्स देखने गए तो इन्होंने डैफोडिल्स देखा, और उसके 2 साल बाद इन्होंने पोएम लिखी। जब ये घर बैठे थे, उसमें एक लाइन आती है कि काउच पे मैं बैठा था, इन वैकेंट मूड, इन पेंसिव एंड वैकेंट मूड। इधर सचिन, इधर देखो बेटा, आप क्या कर कुछ कर रहे हो मोबाइल पे? सीधा बैठे बेटा, समझो आप तो देखो, जानबूझ के कुछ मत करो, जानबूझ के मत करो कुछ प्लीज। क्योंकि मैं जो आपके सामने खड़ा हूं ना दोस्तों, मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि मैं ये सब काम पहले कर चुका हूं, और उसका नतीजा क्या है कि आज मुझे, मतलब अब वैसे देखा जाए तो मैं शायद कहीं और हो सकता था। मतलब जब मैं पढ़ता था, मैं ऐसे कोई कमजोर स्टूडेंट्स में नहीं था, बट अब कुछ नहीं बन पाया, तो एक प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, और अब मुझे जिंदगी भर संघर्ष करना है। क्योंकि मैंने उस समय मजे किए तुम्हारी तरह, बोलने में एक्सपर्ट थे, कुछ भी बोल सकते थे, विटी थे, कभी भी कुछ भी कोई चीज आ जाए बोल दिया, परेशान कर दिया, उसका भुगत रहे हम लोग, अब भुगत रहे। तो मत करो ये चीज, सीरियस रहो, बहुत कम समय है, पढ़ो। और जब आपको समझदारी होनी चाहिए कब मजे लेने और कब मजे नहीं लेने। अब सब सुन रहे हैं, तुम भी सुन लो यार, अलग से हरकत करने की क्या जरूरत है कि साहब मुझे अलग करना है इन सबसे, सब क्यों सुन रहे हैं, मैं तो नहीं सुनूंगा। ऐसे मत करो प्लीज, और बार बार को समझाएगा तो बाकी लोग पक जाएंगे। प्लीज सपोर्ट करो आप प्लीज। हाँ, क्या बात कर रहा था मैं? न्यू क्लासिकल एज की बात कर रहा था, और हम बात कर रहे थे कहां पर? डैफोडिल्स उसने देखी, हाँ उसने परिभाषा दी, उसने डैफोडिल्स फ्लावर देखी, उसको बड़ा अच्छा लगा, उसने उन यादों को मन में बसा लिया। फिर 2 साल बाद अपने घर पर, अपने काउच सोफे के ऊपर आराम से बैठा हुआ था, इन पेंसिव मूड, चिंतन के मूड में, वैकेंट, खाली था। इसलिए कहते हैं कि कुछ अच्छे विचार आने के लिए दिमाग का खाली होना जरूरी है, और शांत रहना बहुत जरूरी है।
ट्रैंक्विलिटी, शांति। जब होते हैं आप, फिर आपको यादें आती हैं पुरानी, हमने वो देखा था, वो अच्छा पल, हम वहां घूमने गए थे, और वो एक साथ खूब सारे विचार आते हैं उस ट्रैंक्विलिटी में। स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। बस वो विचार आओ, पेज लो और लिखना शुरू कर दो। ये सारे रोमांटिक एज वाले इस बात को फॉलो करते हैं। कोई नियम कायदे नहीं, कोई स्ट्रक्चर नहीं, राइम स्कीम नहीं, मीटर नहीं, जो अपने हिसाब से आ गया वो लिख दो। लाइन छोटी बड़ी कम ज्यादा, स्टेंजा स्टेंजा, कुछ मत याद रखो, आपके मन में कुछ भाव आए और आपने लिख दिया, और लोगों को पढ़ के मजा आना चाहिए। ये पोएट्री होती है। बाद में जॉन कीट्स भी यही कहते हैं कि पोएट्री वैसे होती है जैसे किसी पेड़ से पत्ता नेचुरली निकलता है, ऐसे पोएट से भी पोयम नेचुरली निकलनी चाहिए। उसके लिए सोचना ना पड़े। जैसे नियो क्लासिकल एज के लोग कॉफी हाउस जाते थे, वहां बैठते थे, सोचते थे, बात करते थे, आइडियाज निकालते थे, एक दूसरे बातचीत करके। आर्टिफिशियल लैंग्वेज थी उनकी। हो सकता है आप केवल आज की क्लास सुनकर के नोट्स घर जाके पढ़ लो पूरे ही, कैसा मजा आ गया, हो गया काम, सारे नाम, इसके बाद तो केवल फैक्ट्स हैं इसमें बस। इसकी जो मूल भावना है ना, वो तो पूरी मैंने बता दिया आपको। अब केवल और केवल इसमें फैक्ट्स हैं, वो भी हम पढ़ेंगे, उसमें भी कई कहानियां निकलेंगी, फिर मजा आएगा वैसे तो। बट अगर समय कम हो और आपको लगता हो तो आप इसको यहाँ पे खत्म कर सकते हैं। ये पूरा होता है यहाँ पे, बट ये शुरू भी यहीं से होता है एक्चुअली में। इसकी आत्मा अपन ने केवल पकड़ी है, अब एक एक टॉपिक पढ़ेंगे। बट मैं आपसे उम्मीद करूंगा, आप कितने मजे करो, कितनी मस्ती करो, लेकिन अपना जो मूल कर्म है कि हमें याद होना चाहिए, अब तक पढ़ा हुआ, ये याद जरूर कर लेना आप लोग, मजा आएगा आपको। तो वो लिखी पोयम, और उसने कहा कि ऐसे ही होती है पोयम, हम तो ऐसे लिखेंगे। तो फिर सब ने ऐसे लिखी, रोमांटिक एज आई। फिर इससे पहले ध्यान आपको वो ट्रांजिशनल पोएट्स आए थे, जो जिसमें टॉमस ग्रे इसी एज में था, इस बीच वाली एज, 85 के आसपास, है ना। प्री रोमांटिक एज जिसे कहा जाता है। सुख बकाट शुरू हो गई थी, गांव की बात करी उसने, ध्यान आपको, खेत की बात करी, वेरी वे की बात करी, है ना, उसने किसानों की बात करी, गांव के गरीब लोगों की बात करी। विलियम कॉलिंस आया, जिसने इवनिंग के ऊपर लिखा, शाम के ऊपर लिखा, और सिंपल लोगों के ऊपर लिखा। तो विलियम कॉलिंस और टॉमस ग्रे और विलियम कूपर, इस तरह के अच्छे अच्छे पोएट आए जो रोमांटिक एज के प्रीकर्सर कहलाते हैं, अग्रदूत। बट प्रॉपर जो एज है, कोई आपसे पूछे कि ऑफिशियली कब से मानी जाएगी शुरुआत, तो 1798 बोलना आप। 1798 वहां शुरू होती, बट 85, अच्छा देखिए ध्यान रखना, इनके नाम अलग अलग किताबों में अलग अलग मिल सकते हैं। जैसे मैं डिवाइड कर रहा हूँ, जरूर ऐसे डिवाइड किया गया हो। इनकी डेट्स थोड़ी आगे पीछे मिल सकती हैं आप लोगों को, बट मैंने खूब पढ़ करके, खूब मतलब पिछले 10-15 साल का जो एक्सपीरियंस, किताबें 4-5 मोटी अच्छी किताबें देख करके, जो मुझे बेस्ट लगा ना, वो डिवाइडेशन मैंने किया आपके लिए। और यही सबसे अच्छा, मतलब ये तो खैर कहना ज़्यादा हो जाएगा, बट मुझे लगता है कि ये बेस्ट है मेरे हिसाब से, जितना मेरा दिमाग काम करता है, ठीक है ना, एज फार एज आई थिंक। इसके बाद शुरू होती है कौन सी एज, रोमांटिक एज। रोमांटिक, अब देखो मैं आपको जो बातें बता रहा हूं, आपको लगेगा यार इतनी बातें क्यों बता रहा है, आपके साथ साथ में रोमांटिसिज्म भी हो गया। रोमांटिसिज्म क्या है, वही इमेजिनेशन, ह्यूमन बीइंग्स की बातें करना, सिंपल लैंग्वेज लिखना, नेचुरल स्पॉन्टेनियस लिखना, बस ये रोमांटिसिज्म है। और इस एज में जिन लोगों ने लिखा वो रोमांटिक एज हो गई। तो इन्होंने क्या किया, जो पिछले 10 साल से मैं देख रहा हूं, 10 साल से तो नहीं, 2022 में चेंज किया ना सिलेबस, 2022 में सिलेबस चेंज किया। तो इन्होंने गड़बड़ क्या कर दी, रोमांटिक एज भी कर दिया, रोमांटिसिज्म भी कर दिया। तो शुरू में तो मैं खुद भी रहा कि यार इनको अलग अलग पढ़ाऊं कि क्या करूं। अब मैंने आपके इस नोट्स में क्या काम किया है, रोमांटिसिज्म के बारे में समझा दिया, और उसके नीचे रोमांटिक एज के पोएट्स और उनकी बातें सारी लिखती हैं, क्योंकि ये एक ही बातें हैं, रोमांटिक विचारधारा और उसको लिखने वाले कौन है, वो चीज़ है। तो आप थोड़ा नोट्स को इनके प्रति, आप जैसे ये क्लास नहीं लोगे तो नोट्स आपको पढ़ने में समझ नहीं आएगा है क्या ये, आपको लगेगा इतने सारे पेज क्या है क्या नहीं। तो मैंने आज पूरा दिन समझाने की कोशिश यही की कि चीज़ है क्या एक्चुअली में। रोमांटिक एज की जो 1785 से भी मान सकते हैं, और 17, और ये चलेगी 1832 भी कह सकते हैं। एक एक्ट आया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और वहां से
ये कहते हैं कि फिर खत्म हो गई। और कुछ मानते हैं, जो ज्यादा मानते हैं 1837, ये भी ठीक है, ये ज्यादा मानते हैं 1837। 1837 में विक्टोरिया रानी बन गई थी, जिसके ऊपर मैंने यूलिसीज लिखा है, जो लिख मतलब सॉरी पढ़ाया है मैंने कल, जो यूलिसीज, मेरे तक क्या औकात है लिखने की, मैं हकीकत में एक लाइन भी नहीं लिख सकता। बस वो एक लाइन लिखी थी मैंने, ओ माय डियर कम नियर विदाउट पेयर, ठीक है ना। बस ऐसी कोई फालतू की बात लिख दूँ, अदरवाइज कोई बहुत अच्छा दिमाग में मेरे आता नहीं, भाई नहीं आता तो नहीं आता। मैं गाने नहीं गा सकता, मैं गाने याद नहीं रख सकता, मतलब मेरे अंदर लिटरेचर का एल भी नहीं है देखा जाए तो। बड़ो पढ़ पढ़ के बस पढ़ने से भी आदमी ठीक हो सकता है, ये बेकन भी कहता है कि या तो कुछ लोग तो पैदा होते हैं इंटेलिजेंट, और कुछ पढ़ पढ़ के घिस घिस के वो बन जाते हैं। बस अपने साथ तो मजबूरी है, घर पालना है, पेट पालना है, बच्चे नहीं तो घर पे भाई साहब इंतजार करेंगे, या तो पापा अमरूद लाए ही नहीं आप, बेटा पैसे नहीं, कहाँ से अमरूद लाऊं तुम्हारे लिए मैं, ठीक है ना। तो वो पैसे कमाने के लिए पढ़ना पड़ रहा है। अब देखो हकीकत में कोई वो नहीं है, बट कर सकते हो यार, जब आपका टीचर कर सकता है तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप भी कर सकते हो। बस उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, बार बार पढ़ना, और कुछ भी इलाज नहीं। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, और कुछ भी नहीं, प्रैक्टिस एंड रेगुलर प्रैक्टिस। चलो, ये रोमांटिक, इसमें भी फिर दो पार्ट आते हैं, एक तो ओल्डर जनरेशन है इसकी, और एक यंगर जनरेशन है। ओल्डर जनरेशन में विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज और रॉबर्ट साउदी, ये तीन बड़े कवि हैं। रॉबर्ट साउदी वहां के पोएट लॉरेट रहे, और रॉबर्ट साउदी के मरने के बाद विलियम वर्ड्सवर्थ पोएट लॉरेट बने, और विलियम वर्ड्सवर्थ के बनने के बाद टेनिसन, जो विक्टोरियन एज में आते हैं, 1850 से 1892 तक रहे, वो 42 साल पोएट लॉरेट रहे। एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, जो आपने पढ़ा होगा, मैंने जो क्लास में लिया है, सबसे लंबा टेन्योर उन्हीं का ही रहा था। ये अच्छा लिटरेचर दिया मुझे, तो मैं रोजाना थैंक बोलता हूँ भगवान को कि ईश्वर तूने कितना अच्छा सिलेबस दिया है इस बार, एक नई इच्छा दे दी पढ़ने की, है ना, वरना तो पढ़ना कहीं ना कहीं खत्म तो खैर नहीं हुआ था। ये जो नोट्स आप देख रहे हो ना, ये अपडेट होते होते पिछले साल फाइनल थे, और मैंने आज जब पढ़ रहा था तो इसमें भी मैंने कुछ करेक्शंस अब कर दिए हैं, कि इसमें ये अंडरलाइन होगा, यहाँ शब्द आएगा, ये वहाँ चला जाएगा। वो आप कोई बात जितनी बार पढ़ते हो ना, वो उतनी बार चीजें क्या होती हैं, बदलती भी हैं, चेंज भी होती है। चलो, ओल्डर जनरेशन में विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज और रॉबर्ट साउदी। यंगर के अंदर ये बड़ी एक अजीब एज थी यंगर वाली, तो इसमें लॉर्ड बायरन, जो थोड़ा लंगड़ाता था, बता रहा था एक बार, बहुत खूबसूरत था, और लड़कियां उसमें बहुत मरती थी, महिलाएं खासकर अमीर परिवारों की, उसके कई महिलाओं से रिलेशंस भी थे, और वो उनको बता भी दिया करता था। ये बात ध्यान है आपको, वो लॉर्ड बायरन इस एज में आता है। पी.बी. शैली, जिसने कोई शादी कर ली लड़की से, कम उम्र की लड़की से, और बाद में उनका दिमाग मैच नहीं किया तो वो उसको छोड़ गया, और उसने एक और लड़की मैरी शैली शादी कर ली, जो गॉडविन की बेटी थी, और बहुत बड़े सांसद थे उसके फादर। वो शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट, जिसने फ्रैंकेस्टीन लिखा था, वो लिटरेचर की जानकार थी, उनका मैच करा दिमाग, उसने छोड़ दिया। उस लड़की ने बाद सुसाइड भी कर लिया, और लोग उसके खिलाफ हो गए तो भाग गया, इटली चला गया, और वहाँ वो उसकी वाइफ मैरी शैली, और उनका वो, मैं बता दें, वो जो जिसने एक और था उनके साथ, पॉन्ड्री पॉन्ड्री पिलोरी कुछ करके था, वो भी गॉथिक नॉवल लिखा था उसने मैरी शैली की तरह, वो वहाँ चले गए। उधर लॉर्ड बायरन पहले से भागा हुआ था, वो भी इटली में ही था। ये बागी था, ये मतलब जमाना ही ऐसा था, रोमांटिक मतलब अलग अपने हिसाब से करना है, हमें हर कुछ अपने हिसाब से करना है, उस एज के लोग थे। और एक मजे की बात थी इसमें एज में, तीनों ही, लॉर्ड बायरन, पी.बी. शैली और जॉन कीट्स, अर्ली डेथ हुई इनकी, जिसमें जॉन कीट्स तो पूरी रोमांटिक एज में सबसे बाद में आया, और सबसे पहले चला गया, सबसे मतलब जाने की जल्दी थी उसको, पर वो उसके पूरे परिवार में टीबी हो गया था एक्चुअली में, उसके पूरे परिवार में टीबी था, तो उसका भाई और उसकी माँ, सबसे पहले माँ मरी, माँ बच्चों को टीबी दे गई, बड़े भाई को उसने संभालता रहा, उसके भी टीबी हो गया, वो बाद में वो मर गया। जो ओड टू नाइटिंगेल लिखी उसने, वो उसको पता था कि मेरी मौत आने वाली है, और उस दौरान उसने लिखी थी। ओड ऑन ग्रेशनन भी उसने उसी कंडीशन में लिखी है, उसको अपनी मौत दिख रही थी सामने, वारंट आ गया था उसकी मौत का एक तरह से, कि पहले टीबी का मतलब होता था बचेगा नहीं आदमी, अगर डायग्नोस हो गया टीबी मतलब मरेगा। तो ये वो एज है। पी.बी. शैली को जहाज में डूब के मर गया, लॉर्ड बायरन की भी अर्ली डेथ हो गई थी, ये वो एज थी, रोमांटिक एज। उसके बाद
1837 से विक्टोरियन एज शुरू होती है। कौन सी एज? विक्टोरियन एज, जो 1832 भी मान सकते हैं और 37। ये कोई एक्ट आया था, रोल्ट एक्ट है, पता नहीं कुछ ऐसा कोई एक्ट था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। अधिकारों का कोई एक्ट था जिससे नए जमाने की शुरुआत हो गई। मैन मतलब होता है ना, डेमोक्रेसी की शुरुआत हो गई थी यहाँ से। अब लोग डेमोक्रेसी की डिमांड करने लगे थे इस विक्टोरियन एज के अंदर। और 1837 इसलिए मानते हैं क्योंकि विक्टोरिया रानी बन गई थी उस समय, और ये 1901 तक मानी जाता है ये एज। 1837 से 1901 विक्टोरिया रानी रही थी, और ये सबसे लंबा काल था उस समय तक का। उसके बाद ये एलिजाबेथ सेकंड बनी रानी, ये तो अब जाके मरी है। शायद सबसे लंबा तो उसी का ही रहा है, एलिजाबेथ सेकंड का। फर्स्ट वाली तो शेक्सपियर के टाइम की थी, और बाद में ये। पर इसका भी देखो कितने साल रहा, 37 से 1901। इनके इंग्लैंड में बड़ी वो है कि इसको जो बेटे बेटे अगर पैदा हुए होंगे, जो हुए होंगे निश्चित रूप से। प्रिंस अल्बर्ट इसका हस्बैंड का नाम था, और वो बेचारे फिर राजकुमारी रहते रहते बूढ़े हो गए। वो कभी उनको गद्दी मिली ही नहीं। जैसे भी जॉर्ज बना ना इस बार एलिजाबेथ का बेटा, 70 साल का करीब बन के फिर राजा बनाया वो बेचारा दुआई करते रहे कब जाएगी डोकरी। हाँ, चलो। ये जो विक्टोरियन एज है, ये एक बड़ी अब ये मान लो, अब ये 1901 आते तो 20वीं शताब्दी आ गई ना, और ये 19वीं शताब्दी का दौर है। इस एज में, इससे पहले वाले एज में ही जो इंग्लैंड वाले लोग थे ना, इस वाली एज में या न्यू क्लासिकल एज में भारत भी आ गए थे, और पूरी दुनिया में इनका राज धीरे धीरे फैलने लग गया था, और इन्होंने पूरी वर्ल्ड में अपना राज स्थापित कर लिया। अब इनके पास बहुत पैसा आने लग गया, बहुत पैसा। इंपेरियलिज्म, साम्राज्यवाद, पूरी दुनिया में इनका राज, कहीं इनका सूरज नहीं छिपता था। वो एक्ट 1832 में पारित हो गया डेमोक्रेसी के लिए कि भाई अब लोगों को अधिकार मिलने चाहिए वोट देने के और इन सब चीजों के, सरकार चुनने के। तो यहां 3 तरह के विवाद शुरू हुए। एक डेमोक्रेसी एक तरफ, और एरिस्टोक्रेसी एक तरफ। इसको हम कहते हैं विक्टोरियन कॉन्फ्लिक्ट। क्या कहते हैं? विक्टोरियन कॉन्फ्लिक्ट, एक विवाद। किस किस के बीच में? एक डेमोक्रेसी वर्सेस एरिस्टोक्रेसी। एक विवाद यहां रहा मैन वर्सेस वुमेन, औरतों के अधिकारों की बात होने लगी है। अब तक औरतें घर की, रोमांटिक एज तक भी घर की केवल सजावट की चीजें होती थी। भाई घर में एक सुंदर औरत होनी चाहिए, बच्चे सुंदर पैदा हो, घर का ध्यान रखे, और उसका काम केवल सिलाई और घर और चूल्हा चाकी ये होना चाहिए। उसका सारा भविष्य या तो उसके माँ बाप पर डिपेंड करेगा, और शादी के बाद उसके हस्बैंड। जैन ऑस्टिन जो रोमांटिक एज में नॉवल लिखती थी, प्राइड एंड प्रेजुडिस वगैरह, वो सब उसी पे ही डिपेंडेंट होते थे। तो ये हुआ। और तीसरा एक विवाद और हो रहा था यहाँ पे, साइंस वर्सेस रिलीजन। रिलीजियस नहीं, रिलीजन, धर्म। साइंस डेवलप होने लगी। सुनो, चार्ल्स डार्विन आ गया। उसने जब वो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का सिद्धांत दिया, तो धर्म की जड़ें हिलने लग गई। धर्म की जड़ें हिलने लग गई। अब तक धर्म ये कहता था कि भगवान ने पैदा किया है हम लोग। हमारे अभी आज भी मानते हैं कि भगवान ने पैदा किया, वही किस्मत लिखता है और वही बुलाएगा जब बुला लेगा, ये मानते हैं हम लोग। इसने कहा भैया, इंसान के पैदा होने की तो प्रक्रिया है पूरी एक, जो हजारों करोड़ों साल बाद ये इंसान आए। पहले तो कुछ धूप आई, पानी आया, उसके बाद कोई एक कोश के जीव आए, द्विकोश के आए, कैसे स्पीसीज बने। वो आप नेटफ्लिक्स पे पूरी सीरीज दे रखी है, देखिए आप लोगों ने अगर, वो पूरा एक करोड़ों साल के बाद इंसान आए, और ये भी कैसे डेवलप हुए हैं, पहले किस तरह के इंसान थे, आज किस तरह के इंसान है ना। वो आप देखे होंगे, अपने इतिहास पढ़ो, प्राग ऐतिहासिक टाइम और स्टोन एज और ये एज वो एज। तो ये तो पूरा प्रक्रिया है, तो धीरे धीरे साइंस के हिसाब से डेवलप हुए हैं। इसमें भगवान क्या करेगा? भगवान को पैदा करना तो पहले दिन पैदा करता सही सही इंसान। पहले लंबे लंबे कान दे रहा था, छोटे कान किए, पूंछ दे रहा, पूंछ उठाई बाद में उसने। ये सब धीरे धीरे थे। आवश्यकता थी तो रही, आवश्यकता खत्म हो गई तो क्या हुआ? चीजें खत्म हो गई।
जब ये बातें आई तो जो लोग धार्मिक विचारधारा के लोग थे उनका विश्वास डगमगाने लगा, और जो पक्के कट्टरवादी थे उनको बुरी लगने लगी बातें। तो रिलीजन को मानने वाले और इधर साइंस को मानने वाले आमने सामने हो गए, आदमी और औरत आमने सामने हो गए, डेमोक्रेसी और एरिस्टोक्रेसी वाले आमने सामने। इसे कहते हैं विक्टोरियन कॉन्फ्लिक्ट। अब जैसे मैथ्यू आर्नल्ड इस एज में था, टेनिसन, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, और रॉबर्ट ब्राउनिंग, उसकी वाइफ एलिजाबेथ ब्राउनिंग, ये इस एज के बड़े पोएट रहे। इन तीन की हम बात करेंगे, रॉबर्ट ब्राउनिंग, टेनिसन और मैथ्यू आर्नल्ड। मैथ्यू आर्नल्ड बहुत बड़े रिलीजियस पर्सन थे, धर्म को मानने वाले, और फिर इनका कुछ बड़ी घटनाएं भी हुई। इनके फादर अर्ली डेथ हो गई, और इनके साथ और भी कुछ ऐसे, मतलब बहुत अच्छा नहीं चल रहा था लाइफ में। भगवान में विश्वास करने लगे और साइंस के खिलाफ थे, तो ये बहुत ज्यादा बड़े पैसिमिस्टिक बन गए, निराशावादी। ये हर चीज में दुख देखने लगे, बड़े पैसिमिस्टिक। रॉबर्ट ब्राउनिंग वो भी ईश्वर को मानते थे, लेकिन उनका ये कहना था कि जब तक ईश्वर है ना, हमें चिंता करने की और डरने की जरूरत। ये बहुत बड़े आशावादी थे, ऑप्टिमिस्टिक। क्या थे ये? वो पैसिमिस्टिक था। कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है देखो आप। और जो हमारे जॉन क्या, अल्फ्रेड टेनिसन, इसमें कौन कौन हुए? टेनिसन, जिसका यूलिसीज जो अब ग्रेड सेकंड के अंदर है, और मैथ्यू आर्नल्ड जिसका डोवर बीच ग्रेड फर्स्ट में है, डोवर बीच। और तीसरा रॉबर्ट ब्राउनिंग, जिसके दो वर्क अपने कोर्स में है। ग्रेड वन में तो एंड्रिया डेल सार्तो, और ग्रेड सेकंड में द लास्ट राइड टुगेदर। ही वॉज फेमस फॉर राइटिंग ड्रामेटिक मोनोलॉग। ये बहुत बड़ा आशावादी था। इसने कहा कि जब तक भगवान हमारे साथ है कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये मस्त रहता था। इटालियन लिटरेचर बहुत पसंद करता था। ये इटली में रहा अधिकतर साल। इसने जो शादी की एलिजाबेथ ब्रैट ब्राउनिंग से, वो बहुत अमीर परिवार की थी, सुपर रिच। हजारों बीघा जमीन थी उसकी फादर की, अफ्रीका साइड में कहीं, अमेरिकन कुछ कंट्रीज में बागान थे उनके बड़े बड़े। और वो पता नहीं 12 या कितने बच्चे थे, बहन भाई थे, 14 या 12 कुछ ऐसे थे। और अ, उसके फादर की एक शर्त थी कि कोई बच्चा शादी नहीं करेगा मेरा। लेकिन जो ये थी साहित्यक थी, अच्छी पढ़ाई वढ़ाई करवाई थी इसको भी। सब बच्चे अमीर थे तो पढ़ाई तो करवानी थी। तो इससे कम उम्र का था रॉबर्ट ब्राउनिंग। उससे कहीं इनकी मुलाकात हुई और वो इसको पसंद करने लगा, और इन दोनों की बातचीत हुई, और उसने कहा कि चलो हम शादी करेंगे। तो वो भाग के शादी की, इटली चले गए। और उसने कहा कि अब मेरी बेटी चली गई है तो मेरी प्रॉपर्टी से भी उसका नाम। लेकिन प्यार में कौन देखता है इन चीजों, क्या है कि प्रॉपर्टी, ठीक है ना। उसने पूरी प्रॉपर्टी को छोड़ दिया। और रॉबर्ट ब्राउनिंग, जो उस समय उससे कम उम्र का भी था और कम फेमस भी था। ज्यादा बड़ा नाम किसका था उस समय? उसकी वाइफ एलिजाबेथ ब्रैट ब्राउनिंग का था। बट ठीक है, ये सब होता है। और उन्होंने फिर इटली रहे काफी साल तक, जब वो तब तक एक्सपायर नहीं हुई, फिर वो बीच में इंग्लैंड आया, फिर वापस चला गया इटली। उसने इटालियन कल्चर पे बहुत कुछ लिखा। आपको ध्यान है माई लास्ट डचेस, जो उसमें ड्यूक फेरारा था, वो इटली का ही ड्यूक था। एंड्रिया डेल सार तो इटली का ही पेंटर है, जिसमें वो नाम भी लेता है और पेंटर्स का भी, लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो, है ना, और एक वो और नाम लेता है राफेल। वो सब वहीं के लिटरेचर के लोग हैं। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग इस एज में होता है। ही वॉज फेमस फॉर राइटिंग ड्रामेटिक मोनोलॉग्स। आर्नल्ड पेसिमिस्टिक था, इसने बहुत सारी एलिजीज लिखी। और ये जो टेनिसन था ना, ये विक्टोरियन कंप्रोमाइज का पेंटर था। विक्टोरियन कंप्रोमाइज मतलब ये दोनों, इन सब के बीच में क्या करता था? कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करता। हालांकि इसने एक बहुत विवादास्पद सेंटेंस लिखा है, जब आप टेनिसन पढ़ेंगे तो इन्होंने औरतों के खिलाफ कोई अच्छी बात नहीं लिखी। इसने कहा कि औरतों को घर की चूल्हा चाकी शोभा देती है, आदमी को खेत और फील्ड युद्ध के मैदान शोभा देते हैं। औरत को सिलाई मशीन और सिलाई और सुई शोभा देती है, और आदमी को तलवार शोभा देती है ना। ऐसे उसने तीन बातें बताई। और ये कहता है कि अगर ये सब फॉलो नहीं करोगे तो आपकी जिंदगी में केओस होगा, परेशानियां होंगी। औरत देखो आज जज्बाती बनी, उसने काम करने की कोशिश की कि मैं काम करूंगी, बाहर निकलूंगी। आदमी ने शुरू मना किया। अब देखना, कोई भी औरत नौकरी करना चाहती है, आदमी मना नहीं करता।
उसे पता है कि यार ये पैसा भी लेके आ रही है और घर का काम तो फिर भी कर रही है। हाँ, उसे लगता था कि यार मैं घर का काम नहीं करूंगी, मजे करूंगी बाहर। अरे भैया वो तो देखते हो करना पड़ेगा। ही वेट्स कि वो कब आए और कब उसके लिए चाय बनाए, खाना बनाए, पकोड़े बनाए, ठीक है ना। आदमी और औरत का वो फैसला, चलिए अब ज्यादा परेशान हो। पहले कब, अब उसको बड़ा दुख होता है जब घर में कोई और महिला है जो जिन्होंने फैसला लिया कि मैं घर में ही रहना है। वो अपना काम निपटाती 10-11 तक। अब तो 2 लोगों को खाना बनाना होता है केवल, ज़्यादा 3-4 लोगों का। 10 बजे तक फ्री, अपना टीवी देखो, मोबाइल देखो, सो जाओ, खराटे लो, फिर उठ जाओ शाम को, फिर बनाओ खाना, मजे करो अपनी जिंदगी के अंदर। तो उनसे चिढ़ती हैं वो कि वो तो सारे दिन सोती है। तू सो ले भाई सारे दिन, तेरे को ही काम करना था बाहर निकल करके, ठीक है कर, कहाँ दिक्कत आ रही है। खैर, तो वो ये बात कहता है, ये मेरे विचार नहीं उसके विचार है। हाँ, वो ये कहता है कि देखो, अगर ये चीज फॉलो नहीं करोगे तो क्या होगा, आपको कंफ्यूजन होंगे, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। और जो हो रहा है आज, मैं जितनी भी मेरी स्टूडेंट जो गवर्नमेंट जॉब लगी हुई है ना, उन सबके अगर वो मतलब, अगर वो बहुत सच्चे रूप से बोले तो ये कहते हैं कि सर देखो है तो परेशानी, कोई बहुत ज्यादा सुख तो नहीं है जीवन में जॉब करने के बाद। वो लगता है कि आपको मजा आएगा और आजाद हो जाएंगे, और हम आजाद हो गए कहाँ जाएंगे साहब, आना तो वही है, खाना भी बना के जाना, रह के भी खाना। जो सिंक में बर्तन छोड़ के चले भी जाएं तो भाई साहब वो ढोला तो मांझेगा नहीं उसको, वो तो मारू मांझेगी, ठीक है ना। हाँ, तो यही होना है। चलो, तो ये विक्टोरियन एज है। जब विक्टोरियन एज फिर अच्छा, इस एज में स्ट्रगल, घूमना फिरना, पैसा, राजपाट, खूब पैसा है इस एज में। 1901 में खत्म होती है ये एज। यहाँ खूब सारे नोवेल लिखे गए। वो अपने नोवेलिस्ट की बात करें तो यहाँ जो कलम बात कर रहे थे, चार्ल्स डिकन्स, वो इसी एज में आया था। चार्ल्स डिकन्स इस एज में आया। और बर्नार्ड शो, बड़ा नाम है नाटक लिखने में, वो इस एज में था। जॉर्ज बर्नार्ड शो, जीबी शो। अब विक्टोरियन एज के बाद कौन सी एज आएगी दोस्तों, मॉडर्न एज। ये मॉडर्न एज शुरू होती है 1901 से लेके, इसमें थोड़ा सा वो रहता है, क्या कोई खास बात, 1901 से लेके 1945। इस एज के डिवाइडेशन में थोड़ा सा डाउट रहता है लोगों को, कहां तक मानी जाए। बट कुछ इसको 1950 तक मान लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं शुरू के 3 दशक 1930 तक मानो। पर एक मोटे मोटे तौर पर आप इसको डिवाइड कर सकते हैं कि इस एज में 2 बड़े युद्ध हुए थे। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट 1914 से 1918, और वर्ल्ड वॉर सेकंड 1939 से 1945। दोनों वर्ल्ड वॉर जिसमें युद्ध की विभीषिका देखी गई, लोग मरे, वॉर के खिलाफ लिखा लोगों ने, कुछ लोगों ने वॉर के पक्ष में लिखा। और ये एज जो है, इसमें लोगों का दिमाग थोड़ा सा खराब होने लगा। लोग, शहर और बड़े हो गए, अब पैसा आ गया, शहर बड़े, फैक्ट्रीज लग गई, पोल्यूशन ज्यादा बढ़ गया, लोग अकेले हो गए, न्यूक्लियर फैमिलीज होने लगी। और फिर इस एज में आता है टीएस इलियट। इस एज में टीएस इलियट, और उस जैसे सबसे बड़ा पोएट इस टीएस इलियट था इस एज। इसने 1922 में द वेस्टलैंड लिखी। द वेस्टलैंड, होलो मैन लिखा उसने। द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ ऑलफ्रेड प्रूफ्रॉक उसने लिखा। यह एक नई स्टाइल की, और इसी देखो इसमें आपको नाम सुना होगा साइकोलॉजी में, सिगमंड फ्रॉड, जिसको आप फ्रायड कहते होंगे शायद, दैट इज एक्चुअली सिगमंड फ्रॉड। उसका वो जो साइकोलॉजी थी, कि भाई इडिपस कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, और वो कॉन्शस माइंड, सब कॉन्शस माइंड, अनकॉन्शस माइंड, ईगो, इड, सुपर ईगो, ये चीजें क्यों पैदा होने लगी, क्योंकि लोग अब अकेले रहने लगे। और अकेले रहते रहते वो अपने आप से बातें करते रहते हैं, अपने आप में सोचते रहते हैं। इसी एज में फिर शुरू होता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस, जिसमें आपके दिमाग में विचार चलते रहते हैं, खूब विचार चलते रहते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें हम सोचते रहते हैं। सभी क्लास लेते लेते भी बीच में आप खो गए होंगे शायद, और दिमाग में कुछ भी आ रहा है, कभी गांव का, कभी यहाँ का, कभी शादी का, कभी किसी का, कभी किसी का। विचार चलते रहते हैं जिसमें कोई क्रम नहीं है, नॉन लीनियर,
फ्रेगमेंटेशन, टुकड़ों में कुछ भी आता रहेगा जिसका कोई अंत नहीं है, कोई कंक्लूजन निकल के नहीं आएगा। तो इनकंक्लूसिवनेस, फ्रेगमेंटेशन, नॉन लीनियर, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस, ये नई आधुनिक चीजें आने लग गई। अकेलापन, साइकोलॉजी आने लग गई, साइंस आ गई अब लिखने में, और अब नए वर्ड आने लग गए। जैसे यहाँ पर वर्ड आने लगा, ये टी.एस. इलियट कहता है अपने उसमें होलो मैन के अंदर कि मैंने अपनी पूरी लाइफ, नहीं वो लव सॉन्ग ऑफ फ्रॉक में कहता है कि मेरी तो लाइफ केवल जो है कॉफी स्पून से ही मेजर कर सकते हो आप। मैंने बस कॉफी पी है एक के बाद एक, और मैंने कुछ ज्यादा फ्रूटफुल लाइफ में नहीं किया। वहां जिन लोगों के साथ वो बैठा हुआ है उनको वो जानता नहीं है। वो लव प्रपोजल देने के लिए गया है द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक में, और पूरी कविता खत्म हो जाती है, लास्ट तक वो प्रपोज ही नहीं कर पाता। उसे डर लगा रहता है कि पता नहीं वो मना कर दे, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे बात करूंगा। जिसके साथ वो कई दिनों साथ रहा है, बातचीत की है, डेली मिलते हैं किसी पार्टी में वो, लेकिन जानते नहीं एक दूसरे को। होलो मैन ये कहता है कि हम अंदर से खोखले हो गए, हमारे अंदर कुछ एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई तत्व ही नहीं हमारे अंदर, हम खोखले हैं। वेस्टलैंड कहती है कि हम पूरी दुनिया बर्बाद हो गई है, युद्ध की वजह से मान लो, साइकोलॉजी की वजह से मान लो। अब वो चीजें शुरू हो गई। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस के वर्जीनिया वुल्फ आ गई, यहाँ पे थिएटर ऑफ अब्सर्ड लिखे जाने लगे, जिसमें कोई कहानी में मजा नहीं होता। मतलब जब आपने पढ़ेगा वेटिंग फॉर गोडो, द बर्थडे पार्टी, जिनका कोई अंत ही नहीं होता, कहानियां ऐसे ही हैं। वर्जीनिया वुल्फ का स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस पूरी कहानी चल रही है। इंडिया में अपने क्राई द पिकॉक, अनीता देसाई, बिल्कुल अलग टाइप की चीजें लिखी जाने लगी। और दो बड़े बड़े विश्व युद्ध हो गए। लोगों को डर लग रहा है, पहले डर लग रहा है कि युद्ध होगा युद्ध होगा, फिर 4 साल युद्ध हुआ। आप देखना उसके ऊपर, युद्ध के ऊपर, एक तो वो कभी किसी ने देखी हो, वो अभी मैं कुछ दिनों पहले देख रहा था, हंक की जो मूवी थी, टॉम हंक की, हैंक है क्या हंक है वो, जिसमें वो रिटर्न, वो होता ना वो स्टिल रिटर्न कुछ करके आता है, वेट करते हैं वो, उसको लेने जाते हैं युद्ध के अंदर, मुझे नाम याद नहीं रहा। बुद्ध पे बहुत गजब की मूवी हो। एक वो वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर वर्ल्ड वॉर सेकंड और फर्स्ट की लड़ाइयां बताई गई उसके अंदर, और कैसे नए नए लड़के 16 17 18 साल के लोगों को भर्ती किया गया, और आपके सामने सैकड़ों लोग मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं, किसके लिए मर रहे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं, किसको मार रहे हैं, जो अपने जैसे लोग पता ही नहीं हमारे को, किसकी पता नहीं एम्बिशन, और किसके से कौन मर रहे हैं। अब मान लो यहाँ पे अपने ये प्रधानमंत्री मोदी बोले कि इंडिया में तो कुछ भी नहीं है, हमें तो पाकिस्तान से लड़ना है, पाकिस्तान में तो लड़ना है, और इनकी सेना अपने लड़ने लगे तो कौन मरेंगे, हमारे माँ बाप ही तो मरेंगे। मेरा कोई चाचा फौज में है, मेरा कोई भाई फौज में, वो मरेगा वो। और जब वो मर जाएंगे तो उसके बाद हमारा नंबर आएगा कि भाई तुम भी चलो लड़ाई के अंदर उनके साथ। तो ऐसे महत्वाकांक्षा के चक्कर में कई लोग बर्बाद हो रहे थे। डर था लोगों में, उस डर को दिखाया गया है। कुछ लोगों ने वॉर के खिलाफ लिखा, कुछ लोगों ने वॉर के पक्ष में लिखा। ये चल रहा है इस एज में, मॉडर्न एज में। और फिर जब दोनों वर्ल्ड वॉर खत्म हो गए, फिर एक पोस्ट मॉडर्न एज शुरू होती है। पोस्ट मॉडर्न एज, इसको पोस्ट मॉडर्निज्म भी कहते हैं। ये 1945 मान लो, 1950 मान लो, टिल नाउ, अब तक 2026 चल रहा है अभी, अब तक का कोई अलग डिवाइडेशन नहीं किया गया। अभी सब किस में आ रहा है, पोस्ट मॉडर्निज्म। 45 के बाद मान लो या 50 के बाद मान लो। इसमें अब क्या है, दोनों युद्ध खत्म हो चुके हैं। अब लोगों की साइकोलॉजी अलग हो गई है। उनको लगता है कि भैया जीवन का कोई मतलब नहीं है, कोई कभी भी किसी को मरवा सकता है। डर खत्म हो गया। जब होता है ना लगातार डरते रहते हो आप, तो एक दिन मरने का डर भी क्या हो जाता है। आपने कभी मूवीज देखी हो जिसमें किसी को, हॉरर मूवीज, शुरू में वो कैरेक्टर डरते रहते, फिर डर डर के परेशान हो जाते हैं वो, कि राजा रे यार तू कौन है, भूत होता है, सामने आ जा, तू देखा जाएगा जो होगा। ये होता है, डर खत्म हो गया, प्लेफुलनेस आ गई, खेलने लग गए लोग डर के साथ में। और एग्जिस्टेंशियलिज्म आ गया, जो आपके मूवमेंट है ना, एग्जिस्टेंशियलिज्म वो क्या कहता है कि भैया अपने हिसाब से जियो। मैंने इसका वीडियो डाल रखा है यूट्यूब पे, एग्जिस्टेंशियलिज्म, वो जरूर देखना आज जाकर, वो चरम है इस चीज का। वो कहता है कि आपको अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीना चाहिए। माई लाइफ माई रूल्स। हम न अपने परिवार के साथ चलेंगे, न अपने टीचर के साथ चलेंगे, न हम जो सोशल
जो संस्थाएं हैं, परिवार, समाज, उनके साथ चलेंगे। और हम अपने आप को सबसे ज्यादा अच्छा कौन समझ सकता है? खुद। आपकी क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या आपकी डिजायर्स हैं, क्या आपके शौक हैं, या किस किस को जस्टिफाई करोगे? और मैं मेरे जीवन के अनुभव से कहता हूं कि आप सबको जस्टिफाई कर भी नहीं सकते। आप कितना ही चाह लो, चाहे आपको जैसा अच्छा लगता है ना वैसा रहो। आपको सीधा सिंपल रहना अच्छा लगता है, रहो, कोई मैटर नहीं है। आपको नहाना अच्छा लगता है, नहा लो, 3-4 बार ज्यादा ना हो जाएगा, बट जो रहता है कि सर मैं तो 2 बार नहाऊंगा, 3 बार नहाऊंगा, कई बार तो पागलपन भी आता है, बार बार ही नहा रहा है, 10 मिनट बाद नहा रहा है, ये तो पागलपन है। मैं नहीं नहाऊंगा, सर्दियां चल रही हैं, मत ना भाई, तेरी इच्छा है, नहीं नहाना चाहिए। अरे मेरा शरीर डिमांड ही नहीं कर रहा, दिमाग पागल, मेरा दिमाग पागल ही, मैं नहाऊंगा तो पागल हो जाऊंगा, मत ना भाई। खाना खाने से पहले नहाऊंगा, कोई जरूरी नहीं, खाना खाने के बाद नहा लो, चाहे आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी लाइफ, आपके रूल, आपके अपने शरीर को आप ज्यादा अच्छा समझते हो। भगवान, धर्म, परिवार, समाज, इनके चक्कर में जियोगे तो सब लोग एक जैसी जिंदगी जिएंगे, भेड़ चाल वाली जिंदगी। आप अपने पैशन पूरे नहीं कर सकते, आप उन डोमेस्टिक लाइफ के बॉन्डेज में बंध के रह जाओगे। और आप और हम सब उन बंधनों में जनरली बंधे हुए, मैं बातें कितनी भी कर लूं, मैं जानता हूं एग्जिस्टेंशलिज्म को, बट मैं वो कदम नहीं उठा पा रहा। लेकिन मेरी जानकारी में मैंने 2-4 मेरे उसमें जानता हूं जो बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट हैं, और वो उस लेवल पे उन चीजों को जीते हैं। पर उसके लिए कड़े फैसले लेने पड़ते हैं, और वो फैसले आपके होते हैं, और उन फैसलों के ऊपर लोग आपके ऊपर आरोप भी लगाते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, मेरा बिल्कुल मेरा खास, बिल्कुल मेरा ब्रदर है, चाचा का लड़का, कस्टम इंस्पेक्टर से डायरेक्ट भर्ती हुआ, फिर वो प्रमोशन ली उसने 2, सुप्रिटेंडेंट बन गया, मुंबई में पोस्टेड, उसका घर में देख कर आया, क्वार्टर्स जहाँ रहता था वो, बड़ा अच्छा क्वार्टर, सामने खेल के मैदान, पहाड़ियाँ पीछे, झरने बह रहे हैं, पास में ही समुद्र का बीच है, क्या गजब की जगह। अच्छी सैलरी, 2 दिन की छुट्टी हफ्ते में, और एयरपोर्ट पे पोस्टिंग, है ना, कभी सी पोर्ट पे। और पैसा आप नहीं रिश्वत लोगे ना तो भी एक सिस्टम से भी आता है वो, लाखों रुपए आप महीने के आपके आते हो, विदाउट एनी एफर्ट। करोगे एफर्ट तो ज्यादा भी आ सकते हैं, बट फंसने के चांस रहते हैं। उसने वो जॉब छोड़ दी, और मुझसे वो 3 साल छोटा है, छोड़ के घर आ गया, और टीचिंग कर रहा है, मैथ्स पढ़ाता है, फिजिक्स पढ़ाता है, 9th 10th 11th, 2 साल हो गए स्ट्रगल करते हुए, और वो खुश है। उसने एक बड़ा घर ले लिया जहाँ मैंने ले रखा है, उधर अलग से, वही गुलमोहर गार्डन्स में। बढ़िया क्रिकेट खेलता है, बैडमिंटन खेलता है, टेनिस खेलता है, स्विमिंग करता है, उस जगह पे सब कुछ अवेलेबल है चीज़ें वो। उसने अभी घूमने चला गया दिन, जच गई ऐसे, हम प्लान बना रहे थे लद्दाख जाएंगे जाएंगे, मैंने मना कर दिया। उसका दिमाग खराब हो गया, तुम तो मास्टर लोग कभी करोगे नहीं कुछ भी। खुद अपने भाई से इनफील्ड ली और निकल गया, गंगोत्री जाके आ गया, जहां पर बाद में वो पूरा कहर मचा था बाद में ना, वहां से 5 दिन पहले आया था वो। अब उसने अब उसने सुनो, हिमालयन खरीद ली, कल परसों हमारे ग्रुप में डाल दिया उसने। और वो पता नहीं सिक्किम विक्किम कहाँ जाएगा वो, अकेला, अकेला। उसने बताया कि अकेले भी जा सकते हो, और ऐसे लोग आपको मिल जाते हैं वहाँ। तो ये लोग सन क्यों होते हैं? उसने एक बच्चा पैदा किया, एक लड़की, उसके बाद अबोट। लोग कहते रहे बच्चा तो होना चाहिए था, तेरी प्रॉपर्टी, ये वो, नहीं, मेरे हिसाब से करना है। ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो कड़े फैसले ले, लेकिन पूरा गांव, अब उसके फादर एक्सपायर हो गए, फादर उसकी बनती नहीं थी, वो अपने फादर के फ्यूनरल में नहीं आया। सोच रहे एक्सट्रीमिस्ट। लेकिन उसको जब सुनोगे तो उसकी बात से सहमत होगे कि मैं मेरे फादर को बहुत समझाता था, उन्होंने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है, और वो सब कुछ कहते थे, और एक दिन बात हुई थी कि तू मेरे से मत आना, और मैं फिर नहीं गया। एक्सट्रीमिस्ट लोगों को समाज से बाहर रखा जाता है, लेकिन जब उदाहरण बनते हैं ना जीवन जीने के, तो ये लोग ही बनते हैं। हम सब मीडियोकर हैं, बीच का रास्ता निकालते हैं। हम सुख भी भोगना चाहते हैं, और हम बदनाम भी नहीं होना चाहते, ठीक है ना? तो हम ऐसे लोग हैं, वो नहीं 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 नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। इस चक्कर में हम कई जिंदगी में अच्छी चीज छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ लोग बागी होते हैं, वो अपने साथ जीते हैं। खैर, वो है एग्जिस्टेंशियलिज्म। वहां कहता भी है, वो सिद्धांत में है कि जब आप अपना फैसला खुद लेते हो ना, तो आपके साथ कुछ बुरा होता है तो उसके लिए जिम्मेदारी भी किसको लेनी पड़ती है? आपको। स्वतंत्रता हमें, ना कहते हैं ना कि फ्रीडम इज ऑल्सो प्रिजन,
बंधनों में बांधती है वो भी अपने आप को, तो वो ये चीज़ है। तो ये फिर इस समय रियलिज्म आता है। अब इसी एज में रियलिज्म आने लग गया। रियलिज्म क्या है, जो विक्टोरियन एज से शुरू हो गया था रियलिज्म मूवमेंट आप लोगों का, कि भाई जो भी चीज़ जैसी है ना उसको रियलिटी में वैसा का वैसा बताओ। जैसे कि आजकल जो वेब सीरीज करती है ना, सेम उस जगह उस गांव में वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ के लोकल लोग, वहाँ के कपड़े, वहाँ की लैंग्वेज आपको दिखा देंगे। वो रियलिज्म है, एज इट इज ऐसा कैसा बताना। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है, अपने दिमाग में कुछ विचार चल रहे हैं उनको लिखता है वो। कभी पास्ट की बात, कभी अब जब सोचते हैं तो कभी वर्तमान में सोचते हैं, फिर कभी पास्ट ले जाते हैं, कभी आगे की सोचने लग जाते हैं। तो कहानियां भी ऐसे आने लग गई है। ये पूरा आपका लिटरेरी पीरियड्स है, और इसमें साथ साथ मैंने आपको मूवमेंट्स बता दिए हैं। ठीक है ना, बात समझ आ रही है आप लोगों को? ये खत्म होता है, एक बार पेज नंबर 1 पे आ जाइए आप लोग। आपके साथ 3 नंबर पेज होगा, 2 नंबर होगा, देख लीजिए। डिवाइड द कंटिन्यूटी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इनटू सेगमेंट्स ऑफ टाइम दैट आर कॉल्ड पीरियड्स। हमारे इंग्लिश लिटरेचर को हमने कुछ सेगमेंट्स में बांटा है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पीरियड्स। बेटा आपके साथ देख लो जो नए स्टूडेंट आए हैं। राजकमल तुम्हारे पास है नोट्स? नोट्स हैं क्या तेरे पास? बस ये पूछ रहा हूँ मैं, हे तो है तो रख लो उसको। हे है भी नहीं बोलना जानते हैं लोग यार। हे क्या होता है? ये होता है हे तो। है, कल कोई बोलता पेले पेले, हो क्या रहे हमारी क्लास, पेले। चलो हे, डिवाइड द कंटिन्यूटी। जो लिटरेचर कंटिन्यूटी है उसको उनको सेगमेंट्स में बांट दिया। सेगमेंट्स को क्या कहा जाता है, पीरियड्स। अब कौन कौन से पीरियड्स हैं? पहला ओल्ड इंग्लिश पीरियड, जिसको हम एंग्लो सेक्शन। अब आप इनको लिखते तो समय लगता है ना आप लोगों को, इसी लिखी हुई है। कब से कब तक है? 405 टू 1066। इसमें वन बताया ना आपको कि सेक्शन लोग कौन होते हैं। सेक्शन एंग्लो तो अंग्रेज होते हैं, और सेक्शन कौन होते हैं, ये जनजाति है जर्मन वाली, जर्मनी। तो बाकी ट्राइब है नॉर्थन जर्मनी और सेंट्रल जर्मनी की। ये लोग इंग्लैंड में आए थे, साउथर्न इंग्लैंड में इन्होंने एंट्री की थी अपने सीमा से। और ये बात है 5th-6th सेंचुरीज की। और फिर एक नया इतिहास शुरू हुआ लिटरेचर का, जिसको जैसे कुछ ये यूजीसी नेट वगैरह में है ना, यहाँ से कई बार कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं लोग यहाँ से। फिर मिडिल क्लास पीरियड, ये भी कोई खास नहीं है, इसमें दो है, 14th सेंचुरी और 15th सेंचुरी, 1066 से 1500 के बीच में। अपना काम शुरू होता है थर्ड वाले पॉइंट से, रेनेसेंस पीरियड, जो 1500 से 1660 तक चलता है, जिसमें प्री एलिजाबेथन एज कब से कब तक है, 1500 से 15। फिर एलिजाबेथन एज याद कर लोगे कल आप ये सारी चीजें, 3-4 बार पढ़ोगे, डेट्स याद करोगे, फिर मन में रिवाइज करोगे, तब जाके याद होंगी। और रोजाना पढ़ोगे तब याद रहेंगी। आज याद करो कल तक याद रहेगी, रोजाना पढ़ोगे तो फिर हमेशा के लिए हो जाएंगी। जकोबियन एज, जिसको जेम्स फर्स्ट एज भी कहते हैं, ये 1603 से 1625। फिर कैरोलाइन एज, चार्ल्स फर्स्ट एज भी कहते हैं, सब डेट्स दे रखी हैं इसमें। फिर नियो क्लासिकल, और फिर रोमांटिक, विक्टोरियन, मॉडर्न। और मॉडर्न में 2 पार्ट और बांट रखे हैं, एक तो एडवर्डियन राजा थे, एक जॉर्जियन जॉर्ज राजा थे। तो इनके छोटे छोटे पीरियड्स बांटते हैं कई लोग, अपने इतना काम का नहीं है। अपना तो मॉडर्न पीरियड पूरा ही पढ़ेंगे, मॉडर्निज्म, बट इसमें 2 राजा हुए थे अलग अलग, एक तो 1901 से लेकर 1914 तक, है ना, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले का। और एक फिर 10 से लेकर 1936 वर्ल्ड वॉर सेकेंड। अच्छा आपको ध्यान है वर्ल्ड वॉर सेकेंड 1939 में शुरू हुआ था।